बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ होते हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं? और कराची में तो बारिशों का सिलसिला रुक गया है और अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कें भी हमें पानी में, मैं जिन रास्तों से आई हूँ बहरहाल वहाँ नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुल्क भर में ख़ास तौर बिलखुसूस पंजाब, साउथ पंजाब, यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है और हम दुआ गो हैं हमारे प्यारे पाकिस्तानी बहन भाई जो इस मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी मदद करे और हम पाकिस्तानी जिस भी तरीके से हो सकता है उनकी मदद करें। तो ज़रा शुरू ही वहीं से कर लेते हैं। बिल्कुल जी, आपको ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल बता देते हैं, क्या अपडेट्स हैं इस वक्त। दरियाए चिनाब में हम देख रहे हैं कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और ये सैलाबी रेला हेड पंजनत की तरफ बढ़ रहा है। जलालपुर पीरवाला में 138 देहात डूब गए, 7 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं, 2.5 लाख लोगों का इनखला किया गया है और देहात 15 फुट तक पानी में डूबे हुए थे। कई घर तबाह हुए। जलालपुर पीरवाला में हम देख रहे हैं कि बहुत तबाही मचाई है सैलाब ने और वहाँ पर मुतासरीन जो है वो इनखला पर मजबूर हैं और कितने ऐसे मुतासरीन हैं जो इस वक्त भी सैलाब में स्टक हैं। बिल्कुल, और पाक पत्तन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सैलाब ने 7 देहात में तबाही मचाई है। अब सोचें, यहाँ सिर्फ देहात ही नहीं, ज़ाहिर है लोगों का इनखला एक बड़ा अपहीवल टास्क होता है। यहाँ पर सैकड़ों एकड़ पर जो चावल और मकई की फसलें हैं वो दरिया बुर्द हो गई हैं। यानी कि अब ज़ाहिर है हमारी ज़राअत पे, हमारी मईशत, ज़री मईशत जो है उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। इसी तरह आरिफ आला में सैलाब से बस्तियाँ भी ज़ेर आब आईं तो फसलें भी ज़ेर आब आ गई हैं। दरियाए चिनाब में सैलाब की वजह से मुजफ्फरगढ़ की तहसील है अलीपुर, यहाँ का आप समझें तकरीबन 80% इलाका पानी में डूब गया है। अब सैकड़ों मकानात हैं वो तबाह हो गए। यानी मकानात, एक तो होता है ना पानी दाखिल हो गया, ज़ाहिर है यहाँ पे जो घर बने हुए होते हैं वो ऐसे कच्चे पक्के घर होते हैं तो वो घर भी बह गए। यहाँ फसलों को पानी के रेले बहा बहा कर ले गए तो फसलों का भी बड़ा नुकसान हुआ, लोग इनखला करने पर मजबूर हैं। और ज़ाहिर है हालांकि वो शिद्दत नहीं है, लेकिन जब पानी खड़ा हो तो फिर घर सही रह सकते हैं और ना फिर फसलें सही रह सकते हैं। अच्छा, आप ये चीज़ देखें कि जैसी ये सैलाबी सूरत हाल ओवर होगी तो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे पहले मुश्किल है जिसका हमें सामना होगा वो होगा ग़िज़ाई किल्लत। चावल और मकई की फसलें, मैं आपको जैसे सदफ बता रही थी कि शदीद मुतासर हुई हैं और ये खड़ी फसलें थीं, ये कटाई के लिए तैयार थीं। इसके अलावा चावल मकई के अलावा चारा था हमारे पास, धान की फसल थी, तिल की फसल थी, कपास शदीद तरीके से मुतासर हुआ है। तो ये तमाम तरह फसलें जो थीं वो ज़ेर आब आई हैं और अब हम देख रहे हैं कि इधर यहाँ पर सैलाब आया और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ़ौरन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हम देख रहे हैं, साथ ही साथ अशिया खुर्नोश की कीमतों में हम इजाफा देख रहे हैं। ये एक बड़ा अलमिया है। अच्छा, यहाँ पर ज़रा ज़ाहिर है इस वक्त जो इम्पोर्टेंट है वो लम्हा ब लम्हा सूरत हाल भी है। तो वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक सारी सूरत हाल में ये कह रहे हैं कि सैलाब में 900 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए और 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने नकल मकानी की है। सो वफाक सिंध के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जबकि मानसून चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। हम भी दुआ गो हैं, लेकिन आप सोचें 20 लाख बंदों ने इनकला किया है, लोगों ने नकल मकानी की है। इसी तरह चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर बताते हैं कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की हिदायत पर 25 अगस्त से अब तक होने वाले जो भी नुकसानात हैं उसका डेटा जमा किया जा रहा है। बिल्कुल जी, और 16 से 18 सितंबर के करीब एक और बारिश का स्पेल भी मुतवक्के है। तो ज़रा आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा मुसद्दिक मलिक ने और लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने। सैलाब की दूसरी वेव पंजनत तक पहुंच चुकी है या 2 दिन में पहुंच जाएगी। 20 लाख से 25 लाख लोगों का इनखला किया गया। सिंध में क्योंकि पानी देर से जाता है, उन्होंने बड़ी मौसर तैयारी की। सिंध के साथ कंधे से कंधा लगाए खड़े हैं, पंजनत के उस पार पूरा पाकिस्तान खड़ा है। 930-32 लोग शहीद हो चुके हैं। मॉनसून चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। जो रेले बह रहे हैं उनको हम मैनेज करेंगे। 25 अगस्त से लेकर आज तक जो भी नुकसानात हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिफ मरीद की हिदायत के मुताबिक इसको डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। 16 से 18 सितंबर के आसपास बारिश हमारी दोबारा भी एक्सपेक्टेड है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वस्ती पंजाब और KPK के कुछ इलाके एक बार फिर बारिश की जद में आएंगे। ये बारिश की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के भी हम बात कर रहे थे। सदफ ने आपको बताया कि तकरीबन 80% वो तहसील जो है ज़ेर आब है, मकानात मुनहदिम हो गए हैं, फसलें ज़ेर आब हैं। तो वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं मिर्ज़ा अहमद अली, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। मिर्ज़ा अहमद बताइएगा, इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं आप, क्या मनाजिर देख रहे हैं, कितनी तबाही मचाई है सैलाब ने?
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुजफ्फरगढ़ रोड दरियाए चिनाब पर वाक़ हैं। आपको बता दूं कि दरियाए चिनाब का रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, मुल्तान से होता हुआ शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला और अब अलीपुर जो है उसकी सराउंडिंग को मुतासिर कर रहा है। आपको बता दूं कि मुल्तान हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद पर जो है पानी की सतह 2.32% जो है 32 फीट कम रिकॉर्ड की गई है। 2.32 फीट पानी में जो है यहाँ मुसलसल कमी आ रही है, लेकिन इस वक्त पानी का जो ज़ोर है वो तहसील शुजाबाद, जलालपुर और उससे आगे हेड पंजत पर है। अगर बात करें हम सबसे पहले शुजाबाद की, तो शुजाबाद में गुज़िश्ता रात जो है मौजा धोंदू के करीब दरियाए चिनाब के बंद में 80% शिगाफ जो है वो पड़ गया, जिससे करीब आने वाली आबादियाँ जो हैं वो बराह रास्त मुतासिर हो रही हैं। सारी रात हैवी मशीनरी के साथ जो है फ्लड शिगाफ को पुर करने की कोशिश की जाती रही है। इस वक्त भी इंतज़ामिया वहाँ पर मौजूद है और फ्लड बंद को जो है पुर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जलालपुर पीरवाला में डे एंड नाइट जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू 1112 और मुतादिद समाजी तंजीमों की जानिब से बोट सर्विस लोगों का इनखला। मिर्ज़ा अहमद अली हमारे साथ हैं और सूरत हाल बता रहे हैं। अब जाहिर है हम ये देख रहे हैं कि 3 दरियाओं का जो पानी है, सैलाब का पानी है, जुनूबी पंजाब में अब ये तबाही मचा रहा है और सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि अलीपुर में इस तरह की सिचुएशन बन गई है। फसलें तबाह हो गई हैं, पानी खड़ा है, लोगों का इनखला जारी है। तो मिर्ज़ा अहमद अली एक बार फिर हमारे साथ हैं, बताइएगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा जो आप बता रहे थे स्टार्ट। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला की बात करें तो वहाँ पे शहर को बचाने के लिए आर्जी बंद बनाया गया है। 8 किलोमीटर का बंद है जो शहर की सराउंडिंग में बनाया गया है और हैवी मशीनरी के ज़रिए दिन रात उस पर सरकारी एहलकार भी और जो शहरी आबादी है वो भी उसके ऊपर पहरा दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरफ पानी जा रहा है इनायतपुर बंद और खान बेला बंद पर पानी का दबाव कम करने के लिए गिलानी रोड को कट लगाया गया था, तो जिस तरफ पानी जा रहा है वहाँ की आबादियों से कुछ लोग जो है उनको पकड़ा भी गया, उन्होंने बंद तोड़ने की कोशिश भी की। तो रात भर जो है शहरी जलालपुर पीरवाला के वो उस बंद का पहरा दे रहे हैं और जो पुलिस है वो भी वहाँ पर तैनात है। पानी जो है यहाँ जलालपुर पीरवाला से निकल के इस वक्त उसका जोर जो है हेड पंजर उसके नवाही इलाकों पर है। आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 75 से 80% जो रकबा है अलीपुर तहसील का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो बड़ी आबादियाँ हैं जिसमें लत्ती माड़ी है, सीतपुर है, खैरपुर सादात है, अजमतपुर है, मटवाला है, ये आबादियाँ जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर हैं। सैकड़ों घर जो हैं वो मुनहदिम हो गए हैं और लाखों एकड़ पर खड़ी फसलात जो हैं वो तबाह हो गई हैं। अभी तक वहाँ रेस्क्यू एक्टिविटीज़ तो शुरू हैं, लेकिन इलाका बड़ा होने की वजह से और दही इलाका बहुत बड़ा होने की वजह से प्रॉपर एक्टिविटीज़ जो हैं वो वहाँ पर अभी तक शुरू नहीं की जा सकी। लोग अपनी मदद आपके तहत निकल रहे हैं। लोगों को वहाँ पर खुराक की कमी का भी सामना है और अपने प्यारों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए भी मुश्किलात का सामना है। वहाँ प्राइवेट जो बेड़ियाँ हैं वो पैसे लेकर, किराया लेकर जो है उनको लेकर आ रहे हैं और मुंह मांगे वहाँ पर दाम वसूल किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें ज़िला मुल्तान की तो डिवीजनल इंतज़ामिया के मुताबिक जो है 6,08,835 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 5,58,000 के करीब जो है वो माल मवेशी जानवरों को मुंतकिल किया गया, जबकि मुल्तान डिवीज़न का 2,36,271 एकड़ ज़राई रकबा जो है वो इस सैलाब से मुतासिर हुआ है। सैलाब जो है यहाँ मुल्तान से गुजर कर शुजाबाद, जलालपुर पीरवाला, हेड पंजत और अलीपुर के नबाह में जो है इस वक्त अपनी तबाहकारियाँ दिखा रहा है। ठीक है, मिर्ज़ा अहमद अली हमें सूरत हाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और ये तमाम तर सूरत हाल आपने देखी किस तरीके से अलीपुर में सैकड़ों मकानात तबाह, फसलें दरिया बुर्द हो गई हैं और लोगों को वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ पर आकर अपना कारोबार चमका रहे हैं, उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जलालपुर की भी जिक्र कर रहे थे मिर्ज़ा अहमद अली, तो ज़रा वहाँ की सिचुएशन देख लेते हैं कि वहाँ क्या है। अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ सैलाब का जो शदीद ख़तरा था उससे ये इलाका का महफूज हो गया है, उस ख़तरे से निकला है, लेकिन आज भी इलाके में ऊंचे दर्जे का सैलाब, यानी पानी का जो लेवल है वो काफ़ी ऊंचा है और अब तक 140 देहात डूब गए हैं और 7 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। 2.5 लाख लोगों ने यहाँ नकल मकानी की है, जबकि अभी भी हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो इस पानी में फंसे हुए हैं। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल में बता रहे हैं अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, जहाँ सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। हज़ारों अफराद सैलाब में फंस चुके हैं। अगर बात रेस्क्यू की इमदादी सरगर्मियों की जाए तो रेस्क्यू की इमदादी सरगर्मियाँ सुस्त रवि का शिकार हैं, जिसकी वजह से सैलाबी पानी में डूबकर जहाँ बक होने वालों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। हज़ारों अफराद अब भी सैलाब में फंसे हुए हैं, जिन्हें अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया। इंतज़ामिया सैलाब में फंसे अफराद को मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से सैलाब मुतासरीन शदीद गम और तशवीश में मुब्तला होकर रह गए हैं। मुतासरीन का कहना है कि जलालपुर में मौजा वाइज रेस्क्यू टीमें तश्कील दी जाएँ,
मुतासिर सैलाब को रेस्क्यू किया जाए ताकि इस मुश्किल घड़ी से हमें निकाला जाए, जबकि सैलाबी रेला किसी भी वक्त शहर में दाखिल हो सकता है, जिसकी वजह से शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ में हम देख रहे हैं कि दरियाए चिनाब में हमने देखा कि शदीद तुग़यानी आई और उसकी वजह से मुजफ्फरगढ़ में अच्छी खासी तबाही आई। आप देखें कि 140 मवाज़ियात मुतासिर हुए हैं और 1,76,000 एकड़ पर जो रकबा था मुहीत वो ज़ेर आब आया। 1 लाख और आप देखें 74,000 एकड़, ये अच्छा खासा रकबा है। अब ज़िला भर से 2 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। कैंप्स में रहने वाले सैलाब मुतासरीन किस हाल में हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, हमारे नुमाइंदे अंसर आफ्ताब हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अंसर, बताइएगा। मिस्टर मौजूद है मुजफ्फरनगर की तहसील अलीपुर में, जहां पर आपको बताते चले कि सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। उसके बड़े बड़े जो शहर हैं जिसमें सीतपुर है, खानपुर है, खैरपुर है और खानगढ़ डोमा है, इनके ज़मीनी रास्ते अब ख़त्म हो चुके हैं। लोग अभी भी अपने घरों में महसूर हैं। उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो शुरू किया गया, आर्मी के लोग भी रेस्क्यू कर रहे हैं, 1122 के भी लोग रेस्क्यू कर रहे हैं और पुलिस की बोट्स भी रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अभी भी लोग अपने घरों में मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आपको इंतज़ामिया की तरफ से क्या इमदाद मिली है? इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक ना कोई कश्तियाँ मिली हैं, ना इनकी तरफ से कोई इमदाद मिली है। लोगों के घर वीरान हो गए, जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उधर से अभी तक इधर हमें नहीं पहुँचाया जा रहा है। हमारी भैंसें, गायें, बकरियाँ, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ जितने गंदम वगैरह थी वहाँ की वहाँ बर्बाद है। हमारे साथ तामन करें, जो बैठे हैं गरीब जिनके पास झोंपड़े नहीं हैं उनको झोंपड़े टेंट वगैरह लगा के दें। आपको एक मरतबा फिर बता दें कि अलीपुर तहसील की 75% जो आबादी है वो इस वक्त तक मुतासिर हो चुकी है। शहर के बिल्कुल नज़दीक जो है पानी सैलाबी रेला यहाँ पे पहुँच चुका है। हेड के जो गेट थे ये पहले बंद हो चुके थे, उसके बाद इसको अचानक खोला गया और अब ये पानी दरियाए सिंध और दरियाए चनाब का मिलके अलीपुर तहसील को मुतासिर कर रहा है। जी, पूरी तहसील है ये अलीपुर की जो मुतासिर हो रही है। लाखों एकड़ जो अराजी है वो मुतासिर हो रही है और सोचें लोगों को किन आपने हालात में देखा कि वो इस तरह बेसरो सामानी की हालत में यहाँ पर मौजूद है। ज़ाहिर है इनखला उनका हो रहा है इन इलाकों से। लियाकतपुर की भी हम सिचुएशन को देख लेते हैं कि वहाँ पर अब सैलाब की क्या सूरत हाल है। तो सैलाब मुतासरीन को अब कश्तियों के ज़रिए इस इलाके से निकाला जा रहा है। तकरीबन सैलाबी पानी से जो तादाद है इन कश्तियों की, इन लोगों को निकालने की, वो 50 से ज़्यादा बताई जा रही है। यानी कि सोचें रेस्क्यू ऑपरेशन कितने बड़े पैमाने पर जारी है और 21,000 से ज़ायद लोगों को अब तक इन इलाकों से निकाला गया है। और इसी बारे में मज़ीद क्या डिटेल है, ज़ाहिर है अब मज़ीद भी लोग हैं जिन्हें इन कश्तियों के ज़रिए निकालना है। आसिम मुमताज़ हमें वहाँ की सूरत हाल बताएंगे। सो आसिम, बताइएगा अभी क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, लियाकतपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने जो है तबाही मचा के रख दी है। बस्तियां की बस्तियां उजड़ गई हैं। लोग जो है घरों में अभी भी सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। लोगों को मुश्किलात का सामना है। मैं पूछ लेता हूं मेरे इलाके के जो लोग हैं, बताइएगा कि आपके लोग फंसे हुए हैं, क्या सूरत है? सर, वहाँ पे बहुत लोग फंसे हुए हैं। इस तरफ पानी है, दूसरी तरफ पानी है, छोटी बंद है, उस पर ही बैठे हैं। ना कोई खाने की जगह है, ना कोई पीने की जगह है। 50-60 आदमी है, सब पता हुआ है, कोई इमदाद नहीं कर रहा। हम कहाँ जाएं? और कोई नहीं, सारा कोई वसाइल नहीं है। जो किश्ती वाले जा नहीं रहे वो मांगते हैं लाख 2 लाख रुपया मांगते हैं। खला का जो अमल है वो अभी भी जारी है, मगर उसके बावजूद लियाकतपुर के जो 35 मवादात में जो सैलाब है उसमें हजारों की अफराद में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। देखना यह है कि जो इनखला का जो अमल है वो किस तरह तेज किया जाता है, लोगों को बाहर निकाला जाता है। लोगों के अभी कीमती सामान वहाँ पे है और उनके जानवर भी वही हैं। जो लोग यहाँ बच के आ गए हैं इनको मुश्किलात का सामना है। मंचन वक्त पर खेमे नहीं दिए जा रहे, राशन नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो जानवर साथ लेके उनके लिए जो चारा है वो भी नायाब हो चुका है। जो इलाका मकीन है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अमदादी जो सरगर्मियां उसको तेज किया जाए, जो लोग हमारे वहाँ फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। जी, तो इलाका मकीन यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग हमारे अभी सैलाब में फंसे हुए हैं उनका भी इनखला करवाया जाए, उनको भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। अच्छा, अब ये जो पंजाब का सैलाब है ये पंजाब में तबाही मचाते हुए अब सिंध में दाखिल हो चुका है। सिंध में इस वक्त बराजिस की क्या सूरत हाल है? इस वक्त गुड्डू बराज पर आमिर चन्ना मौजूद हैं, उनसे लाइव सिचुएशन जान लेते हैं। आमिर, बताइएगा क्या आमद है गुड्डू बराज पर, पानी की क्या अखराज है और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के गिर्द जो आबादियां हैं उनको मुकम्मल तौर पर इनखला करवा लिया गया है? जी बिल्कुल, पंजाब में इंतहा दर्जे की तबाही फैलाने वाला सैलाबी पानी 2 रोज़ कबल दरिया सिंध में गुड्डू बराज के मकाम से दाखिल हो चुका है। इस वक्त जो गुड्डू बराज पर पानी की
जो सतह रिकॉर्ड की गई वो 5,12,655 क्यूसिक है, जबकि डाउन स्ट्रीम में 4,80,000 क्यूसिक जो है पानी की अखराज को रिकॉर्ड किया गया है। आपको ये बताएं कि इस पानी की सतह के बाद ज़िला कश्मीर, कंदकोट और घोटकी का जो कच्चे का इलाका है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। कच्चे के इलाकों में जो सैकड़ों देहात हैं, छोटे छोटे सैकड़ों देहात हैं, वो भी जो है उनसे ज़मीनी रास्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। इसके बावजूद भी वहाँ के जो मुकीम जो लोग हैं वो वहाँ से इनखला करने को तैयार नहीं है। गुज़श्ता रोज़ से कुछ इतलात मिली हैं कि कुछ जो ख़ानदान हैं वो जो अपने घरों से वो पक्के की तरफ निकले हैं या महफूज जो मकामात की तरफ मुंतकिल हुए हैं। इस सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से बारहा कोशिश की गई है कि कच्चे में जो मुकीम लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए, मगर वो बाहर निकलने को तैयार नहीं। पानी की जो सूरत हाल है, पानी का जो अखराज, आमिर क्यों नहीं लोग, जाहिर सी बात है उनकी ज़मीनें हैं, लेकिन क्यों नहीं इस सैलाबी सूरत हाल से निकलना चाह रहे हैं? ये है कि 2010 का जो सैलाब था उसके बाद यहाँ के लोगों ने अपने घरों को जो है ना बड़े दड़ों पे जो टीलों पर उन्होंने उनको बना दिया है, जिसकी वजह से उनका कहना है कि 5 से 6 लाख 7 लाख क्यूसिक वो बासानी जो है यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। अगर 8 लाख क्यूसिक से ज़ायद अगर पानी यहाँ से गुजरता है तो उनके लिए कोई उनका मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ेगा, मगर उनका जो रास्ता है वो कश्तियों की से जो है वो आना जाना है उनकी तरफ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर चन्ना अपडेट करने के लिए। यहाँ पर उन्होंने एक बात बताई कि जो लोगों का वहाँ पर कच्चे के इलाके में लोगों का ये कहना है कि हम इनखला इसलिए नहीं कर रहे, मुंतकिल इसलिए नहीं हो रहे फ्लड रिलीफ कैंप्स में, क्योंकि 2010 के सैलाब में उन्होंने अपने घर ऊंचे ऊंचे टीलों पर बना लिए थे। अब वो आमदोरफ्त के लिए कश्तियाँ इस्तेमाल करें। वो कहते हैं कि 6 से 7 लाख का जो रेला है वो हम आसानी से गुजार लेंगे। लोगों को भी इतना आइडिया हो गया है कि कितने लाख क्यूसेक पानी होगा तो मुश्किल होगी और कितने को वो झेल सकते हैं। लेकिन बहरहाल सूरत हाल ये, लेकिन अब ज़ाहिर है उन तक किस तरीके से फिर बाकी इमदाद पहुंचेगी, ये एक बड़ा यहाँ पर सवाल है। तो आप देखते हैं इस पर इंतज़ामिया उन्हें कन्विंस करती है कि नहीं। अच्छा जी, ज़रा हब डैम की भी आपको हम सूरत हाल बता देते हैं। अब यहाँ पर जो पानी की गुंजाइश है सिर्फ 1 फीट रह गई है और डैम किसी भी वक्त ओवरफ्लो होने का खदशा है। सो महकमा इरिगेशन ने बताया कि हब डैम में पानी की सतह 368 फीट तक है और स्पिलवेज से किसी भी वक्त पानी का अखराज हो सकता है। अब ज़ाहिर है जब इस तरह की सूरत हाल हो तो नदी के किनारे रहने वालों को नकल मकानी करना पड़ जाती है। उसकी बाकायदा हिदायत कर दी गई है, लोगों को आगाह कर दिया गया है कि सूरत हाल ये है और आपने इस इलाके को यहाँ से छोड़ देना है। अच्छा, फिर वही बात है कि नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अब ये भी एक यहाँ पर एक अलमिया है और एक पैटर्न ही हम देख रहे हैं कि नदी किनारे लोग क्यों आबाद हैं। भाई वो मछेरे हैं ना, तो बहुत सारे लोग मछेरे भी हैं, बहुत सारों का रोजगार उस तरीके से वाबस्ता है, तो वो इस वजह से भी इन इलाकों में मतलब वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस वाला फैक्टर नहीं है, बट गांव देहात की कुछ ज़ाहिर इस तरह के सिचुएशन कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है। अच्छा, सिंध में जब अब आपको पता है कि सैलाबी सूरत हाल एक तरह से इख्तियार होती जा रही है और पंजाब का जो पानी है वो सिंध में आया, तो अब हुआ क्या कि साथ में बारिश भी हुई और बारिश हुई कराची के अंदर। हमने देखा कि जो लास्ट वाली बारिश थी ये बारिश उस तरह की नहीं थी। हाँ। हमने देखा कि ये बारिश उस तरह की बारिश नहीं थी, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम डरे भी हुए थे, बट ये वाली बारिश वो वाली बारिश नहीं थी जो हमने पहली बारिश देखी थी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि देखें ये गांव देहात तो नहीं है। कराची की अगर हम बात करें ये पूरा एक मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पर जो है सहूलियात भी हैं लोगों के लिए, लेकिन और उतनी बारिश भी नहीं हुई। और जाहिर है पूरे मुल्क में एक डिजास्टर सिचुएशन होती है, कराची बढ़ चढ़ कर जो है हम देखते हैं हेल्प भी करते हैं, लेकिन जब कराची के ऊपर सिचुएशन आती है तो फिर सूरत हाल बड़ी हमें अजीब व गरीब मनाज़िर देखने को मिले। हालिया बारिश ने हम ये देख रहे हैं जहाँ पर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का पोल खोल के रख दिया है, वहीं पर जो सियासी तनाव है उसमें भी हम देख रहे हैं कि मज़ीद इजाफा हुआ है। अब हालिया बारिशों में जी ये बताया जा रहा है कि सड़कें कहाँ कहाँ पर डैमेज हुई हैं। कल हमने कुरंगी कॉजवे की सड़क आपको दिखाई थी, वहाँ पर क्या सूरत हाल रही। अब ऐसे में जब बयानात आते हैं हुकूमत और अपोजिशन के तो फिर पता चलता है जी कि कितने सख्त बयानात दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि लिसानी तकसीम की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो बाज रहे हैं और इस वक्त बरसाती मेंढक भी बाहर निकल कर तनकीद कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि शाहराह भुट्टो बह गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ
और उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि शाहराह भुट्टो 37 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर पर ट्रैफिक रबा दबा है, वो जो ज़ेरे तामीर हिस्सा है उसको इशू बनाया जा रहा है। हाँ, वो यही कल कह रहे थे कि जो ज़ेरे तामीर जो पार्ट है शाहराह भुट्टो का उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। फुटेजेस काफी सोशल मीडिया पर वायरल वो बिल्कुल ऐसे धंस गई थी, वैसे बह गई थी बिल्कुल पानी के अंदर। अच्छा, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुखालिफिन की तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ताने वो दे रहे हैं जिन्होंने अपने कायद से वफा नहीं की। ये मेयर कराची कहते हैं कि अब ताने वो लोग देंगे जो अपने कायद से वफा ना कर सके। शाहराह भुट्टो और हब केनाल पर तनकीद की गई। ज़ेरे तामीर पुरानी हब केनाल का 20 मीटर का हिस्सा मुतासर हुआ। सियासी अदाकार आफत के वक्त कहीं नज़र नहीं आते। उन्होंने ये भी बताया कि 106 सड़कों की बहाली का काम इतवार से शुरू हो जाएगा। ज़रा सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। ऐसे लोग जो अपने आप को माइंदे कहते हैं लोगों के, वो जाके और माइक लेके और उधर अगर 39 किलोमीटर की शाहराह हमने 15 किलोमीटर तैयार की है, उस पर कोई इशू नहीं है। अब आप उसी को जो अंडर कंस्ट्रक्शन पॉइंट है जिसपे एक प्रॉब्लम हमें पता है क्यों आया, ये जो इशू आए हैं इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। अब लोग पता नहीं समझे कि भी शाहराह भुट्टो बह गया, नहीं जाना, घर से नहीं निकलना, इस पे चढ़ना नहीं, बह जाओगे, इस टाइप की इंप्रेशन एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। उनको मैं कहूँगा कि बाज ताना मार रहे हैं कि हम अपने कायद से वफा नहीं करें, हम पे ताना वो लगा रहे हैं जिन्होंने अपने कायद की भी ऐसी की तैसी की और इस शहर की भी ऐसी की तैसी की। और ये मैं दोनों सियासी जमातों के लिए कह रहा हूँ। शाहराह भुट्टो 3 फेजेज हैं, उसमें तीसरा फेज है जो कायदाबाद से काठौर तक जाएगा, उसके अंदर एक पैच है जो ज़ेरे तामीर है, वहाँ जाके सब पहुँच गए वीडियो बनाने के लिए। हमारी 106 सड़कें बारिश हुई अभी रुकी हैं, संडे से वापस हम सड़कों की रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये बयानात आपने सुन लिए हैं, अब लेकिन हमें शहर का नक्शा कुछ और बता रहा है। अब मलीर नदी की ज़रा से बात कर लेते हैं। मलीर नदी पर ये बनाई गई है शाहराह भुट्टो। इसमें पड़ने वाला जो शगाफ है जो हालिया बारिशों में पड़ा है, उसमें मुसलसल हम देख रहे हैं पानी की वजह से इजाफा हो रहा है और ये थोड़ी सी शाहराह जो रेत भी है उसके नीचे वो अब खिसक रही है। कटाव के मकाम पर लोग सरिया निकाल कर ले गए। इमेजिन करें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बिल्कुल, तो आपको ज़रा, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बहुत कम सरिया था वहाँ पर। तो खैर, अभी वहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या अपडेट है, हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद वहाँ पर मौजूद है। अली, बताइएगा किस मकाम पर मौजूद हैं आप शाहराह भुट्टो पे इस वक्त और क्या मंजर देख रहे हैं? जी बिल्कुल साहब, ये शाहराह भुट्टो मेरे कब में दिखाई दे रहा है। मैं शाहराह भुट्टो के उस मकाम पर मौजूद हूँ जो ज़ेरे तामीर हिस्सा था, जो 2 दिन पहले ये मलीर नदी का पानी बह आने के बाद से ये बह गया था हिस्सा। इसका वजूहात बिल्कुल सामने हैं, क्लियर है कि ये इसके जो हिस्सा टूटा है उस वो जो सड़क का हिस्सा है वो डैम है, क्योंकि नदी में छोटे छोटे डैम बने होते हैं, डैम के अंदर से ये हिस्सा बनाया गया था। इसको टन देकर अंदर रखा गया बाहर की ज़मीनों को बचाने के लिए, तो इसकी वजह से ये पानी का शिकार हो गया और बह गया। कल हम इधर दिखा रहे थे कि उस जगह पे कि ये कितनी नाली है, तो इन्होंने अपनी नाली छुपाने के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। मीडिया की रस्त बंद करने की कोशिश की गई है, जो स्पॉट है उधर जाने के लिए रुकावटें डालकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये हुकूमत तो कह रही है कि ये ज़ेरे तामीर है, बिल्कुल ये ज़ेरे तामीर है, मगर सड़क ऊपर से मुकम्मल कारपेट हुई थी, मुकम्मल की गई थी, तो उसको बचाने के लिए हुकूमत ने जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्होंने कोई इकदाम नहीं उठाए। कल तक कोई इसको बहाल करने के लिए कोशिश नहीं की गई है और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इस पर काम तो नहीं हो रहा। सिर्फ इन्होंने काम ये किया है कि मीडिया के आने के रास्ते बंद कर दिए हैं, बाकी आगे उनको जो नाली है क्लियर नाली है, क्योंकि इसको टन देकर अंदर डैम में बनाया गया, तो डैम तो ज़ाहिर पानी अपना रास्ता पकड़ेगा, लेगा, वो अपनी मंजिल की तरफ जाएगा। तो टन देकर जो बनाया गया सड़क था, इसी वजह से ये अहम शाहराह जो शाहराह भुट्टो है जो कराची शहरियों के लिए, उसके अलावा मुल्क भर के शहरी जो कराची आते हैं उनके लिए बड़ी सहूलत है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, मगर इसमें जो करप्शन है, जिसमें मनसूबाबंदी नहीं की गई है, उसकी वजह से इसको नुकसान पहुँचा है। और ये जो शाहराह भुट्टो का तीसरा फेस है, जो फाइनली फेस है, इसका दिसंबर में इफ्तिताह होने जा रहा था, तो ये
ये इसमें रुकावट आ गई है। और इस मलिर नदी का जिक्र किया जाए तो ये मलिर नदी की कैपेसिटी बहुत बड़ी है। ये जो हालिया दिनों में बारिशों में पानी आया ये 20% भी नहीं था। ये जब 100% इसमें पानी आएगा तो ये शाहरा भुट्टो बिल्कुल ऐसा के किनारे पे बनाई गई है, तो ये किनारे के बंद के ऊपर जो हिस्सा है वो महफूज है। मगर जो अंदर डैम में टन देकर बनाए जाते हैं तो वो तो ज़ाहिर नुकसान होगा, हुकूमत का पैसा ज़ाया होगा, कौम जो पैसा है वो ज़ाया होगा। तो उसके लिए मनसूबाबंदी होनी चाहिए, इंजीनियर्स होने चाहिए कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जी ठीक है, अली मोहम्मद हमें सूरत हाल वहाँ से बता रहे हैं और आपके सामने फुटेजेस भी हैं, फिर बयानात भी हैं, और वो ये बता रहे हैं कि जी मीडिया को भी वहाँ पर एक्सेस नहीं दी जा रही। लेकिन आपको एक चीज़ बताएं कि देखें, बात जब इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, कहा जाता है देखिए ऐसा नेचुरल डिजास्टर था कुछ नहीं बचा। 1923 से लेकर 1932 तक सक्खर बैराज की तामीर हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह 1932 से लेकर आज तक वो सक्खर बैराज तमाम तर कुदरती आफात के बावजूद अपनी जगह पर कायम व दायम है। तो दैट इज़ वी कॉल रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर ये शाहरा भुट्टो में हम देख रहे हैं जिस तरह के मनाजिर हैं, या कुरंगी कॉजवे को आप देख लें कि वहाँ पर जो है लियारी एक्सप्रेस वे, आपकी मुशर्रफ साहब के दौर में लियारी एक्सप्रेस बनाई गई थी, तब गिल्ड की थी, अब तक वो खड़ी है। और आप देखिए लियारी एक्सप्रेस पे अच्छी खासी ट्रैफिक चलती है, और वही ट्रैफिक है जो शाहरा भुट्टो पर चल रही है, और वही ट्रैफिक है जो लियारी एक्सप्रेस पर चल रही है। और शाहरा भुट्टो तो अभी बनी थी, अभी रिसेंटली आपको याद है मुर्तज़ा वहाब साहब गए, उन्होंने जाकर बकायदा सारी चीज़ों को बताया कि नहीं जी देखें जो मीडिया पर बताया जा रहा है वो ऐसा नहीं है। फिर अब कैनाल के बारे में भी उन्होंने यही सिचुएशन हमें बताई थी, लेकिन क्यों, और यहाँ पर फिर क्यों एक्सेस मीडिया को नहीं दी जा रही है? ये सवाल यहाँ पर यही बड़ा यहाँ पर सवाल कि वज़ीर आला सिंध तो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जनाब ज़ेर तामीर हिस्से की वीडियो वायरल की जा रही है, लेकिन फिर मीडिया की एंट्री क्यों यहाँ पर बंद की गई है शाहरा भुट्टो के ऊपर? और सवाल ये पैदा होता है कि अभी तो इसका इफ्तिताह हुआ, अभी रिसेंटली बनाई गई शाहरा भुट्टो, और अभी से ये हालात है शाहरा भुट्टो के, और वहाँ पर फिर आप मीडिया का दाखिला ही बंद कर रहे हैं ताकि मीडिया वहाँ पर ना आ सके, वहाँ उस चीज़ को कवर ना कर सके। सही है, टैक्स पेयर्स की पैसे। बिल्कुल, चलें इसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अब जिस शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं, कराची की सियासत में उन्होंने तकरीबन, मैं 3 दहाइयाँ कहूँ तो गलत ना होगा, 3 दहाइयों से वो सियासत कर रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं, MNA रहे हैं और मेयर कराची भी रहे हैं, तो कराची की निज़ामत भी उनके हाथ में रही है। तो ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार MQM से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या कहिएगा? मैं चाहती हूँ ये चीज़ें सियासत की नज़र ना हो, जब हम कराची के मसाइल डिस्कस करते हैं, अब जो बयानात आ रहे हैं कि लिसानी तकसीम की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, या मुर्तज़ा आप ये कह रहे हैं कि जी जिन्होंने अपने कायद से वफ़ा नहीं की वो क्या कराची से वफ़ा करेंगे या वो क्या बात करेंगे? लेकिन मुझे बताएं असल इशू क्या है? सियासत से हटकर ये इशू है क्या? कराची के जो हम सड़कों की बात कर रहे होते हैं, या जो रिसेंट हमने आपको फुटेजेस भी दिखाएं। देखिए, मेरे ख्याल में जो असल इश्यू है ना, वो तो एम्पावरमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है। ये तो हम खुद हर मेयर का जो बड़े शहर के हैं और छोटे शहरों में जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ भी मेयर हैं, या उनसे जो छोटे टाउन के लेवल के बल्दियाती इदारे हैं वहाँ पर चेयरमैन हजरात है, और फिर UC लेवल पर है। हम तो बात कर रहे हैं कि भाई एम्पावरमेंट हो। मुझे ये बताइए कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कराची में कि कराची का मेयर भी उसी जमात का है जिस जमात के वजीर आला सूबा सिंध के हैं। तो ये थोड़ी बहुत उम्मीद थी या ये तवक्को थी कि कम से कम अगर सूबाई जो जमात है और जो बल्दियात में जो जमात का मेयर है वो कम से कम एक दूसरे के साथ पूरा ताउन करेंगे, और जहां वसाइल की ज़रूरत होगी तो उसमें हुकूमत सिंध तरफ से कोई कसर नहीं उठा के रखी जाएगी। और इख्तियारात अगर चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हों, सैनिटेशन के हो, वाटर एंड सीवरेज के हों, सड़कें बनाने के हों, पार्क्स हो, प्लेग्राउंड हो, ये सारे वो जुमला जो है वो उमूम है जो किसी भी मकामी शहरी हुकूमत या बल्दियाती इदारों के तहत आते हैं। तो हम तो वो जो अपना आइनी तरमीमी बिल है जिसको हम कह रहे हैं कि 27वां आइनी तरमीमी बिल है, तो उसमें वसाइल भी मरकज से बराह रास्त 130 शहरों और ज़िलों को दिए जाएं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि वो इस्लाहात होकर नागुज़ीर हैं। अब देखिए ना, अब तो बात इससे आगे चली गई और इंतजामी यूनिट्स पर चली गई या नए सूबों के क़याम पर चली गई, लेकिन ये जो इसे लसानी रख दिया जाता है, इसीलिए हमने कहा है कि यहाँ कदम फूंक फूंक के रखने की ज़रूरत है और इंतजामी यूनिट्स पूरे मुल्क में बनने चाहिए, बशमूल सूबा सिंध में भी। लेकिन ये है कि अगर उससे पहले काश ये वाला काम कर लिया जाए कि आर्टिकल 140A
के तहत जुदियाती इदारे शहरी मकामी हुकूमत हैं, उनके इख्तियारात तय हो जाएं, फैसला साजी में वो क्या कर सकते हैं, उनके उमूर को उस आइन में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। वो आप पूरा एक लीगल हमें पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें, चाहे आप काम करें एज मेयर, चाहे पीपल्स पार्टी के मेयर काम करें या जमात इस्लामी के मेयर काम करें, मुझे ये बताएं, जब प्राइवेट हम सोसाइटीज़ देखते हैं वहाँ पर उनकी सड़कें इतनी बारिश के बाद, ऐसी सूरत हाल के बाद वैसे ही के वैसे ही रहती हैं। जहाँ से सरकार की सड़क शुरू होती है, जहाँ से बल्दियाती नुमाइंदों की सड़क शुरू होती है, वो सड़क अब हाल से बेहाल वो बह जाती है। ऐसा क्यों होता है फारूक सत्तार साहब? ये तो बिल्कुल वाज़ेह है ना कि यह क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ होता है, और जाहिर है कि उसमें जो वसाइल हैं किसी मंसूबे में लगते हैं, वो सड़क बनाने के हों, किसी बड़े फ्लाईओवर पर हों, या किसी एक्सप्रेसवे या किसी शाहराह पर लग रहे हों, उसमें से वसाइल का एक बड़ा हिस्सा साइफन आउट हो जाता है। मेरे ख्याल में ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पहले ये अगर लिमिट 10% के अंदर होती थी, तो मेरे ख्याल में अगर 90% वसाइल किसी मंसूबे के उस मंसूबे पर लग जाएं, तो फिर भी क्वालिटी का भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है और प्रोजेक्ट के जो टारगेट्स हैं वो भी मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता जो 17 सालों से यहाँ बिला शिरकत गैर एक जमात जो है वो सूबे में भी रूल कर रही है, और बल्दियाती इदारों पर भी जो है वो सारे फैसले उसी जमात के होते हैं, तो फिर बात सियासी आ जाएगी। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, अगर मुर्तज़ा आप इतनी बात कर, सिंपली बात करें ना कि क्या रेन इमरजेंसी फंड कोई कायम किया, वज़ीर आला ने मुख्तलिफ शहरों को दिया कि भाई वो अपने ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाए। अगर 20 मिलीमीटर के नाले हैं और 200 मिलीमीटर बारिश होती है, 400, तो चले भाई नालों को पुख्ता करें, चौड़ा करें, गहरा करें, ये काम करें। दूसरा ये काम करें, असल मसला है कि शहर में 18,000 टन कचरा पैदा होता है, 6 डंपिंग स्टेशन होने चाहिए, जबकि हैं सिर्फ 1 जाम चाकरों पे। 12 सेकेंडरी गार्बेज स्टेशन होने चाहिए, जिसमें से 2 है या कोई है, एक भी काम नहीं कर रहा। फिर आपका जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 3 है, जिसमें से तीसरा मेरे जमाने में मौरीपुर पे लगा था, तीनों की तीनों बंद है। तो 150 मिलियन गैलन पानी जो ट्रीट हो सकता है वो भी नहीं हो रहा। वो भी नहीं अच्छा, हो रहा। फिर इसके अलावा एक बात बताइएगा मेरी अंडरस्टैंडिंग सुबह ये देख लें, रेड लाइन कहाँ पर खड़ी है, रेड लाइन कहाँ पर खड़ी है, फिर आप ऑरेंज लाइन आपने बनाई थी, वो बेमकसद है, 10% लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। फारूक साहब, एक चीज़ है, एक बड़ी टेक्निकल चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स भी बड़े क्यूरियस हैं इस बात को जानने के लिए। हमारे बचपन में जब कोई सड़क बनती थी तो बाकायदा उस सड़क का इफ्तिताह होता था, एक तख्ती लगती थी, एक बड़ा सा बोर्ड लगता था कि फलाना, मतलब फॉर इंस्टेंस फारूक सत्तार साहब के फंड से ये सड़क बनाई गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज जब कोई सड़क बनती है, क्या उसकी कोई फाइल बनती है कि ये सड़क कब बनी, ठेकेदार कौन है, मटेरियल का क्या इस्तेमाल किया गया, कितना अरसा ये सड़क चलेगी, कितना पैसा लगा इस सड़क के ऊपर? कोई एक्सियन या कोई हुकूमती एहलकार गो अहेड देता है उस सड़क को कि ये सड़क ओके है, इट्स रेडी टू यूज? मुझे पहले जमाने का याद है कि कम से कम बड़े बोर्ड लगते थे जब कोई लॉन्ग लाइफ रोड बनती थी, जो 10 शाहराएं हमने हब रिवर रोड ली है, ये कारसाज वाली हमारे ज़माने में बनी, शहीद मिल्लत के एक ट्रैक उस ज़माने में हमने बनाया था, मुलाची रोड हमने बनाई थी, उन पे ये बाकायदा बड़े बोर्ड लगते थे कि देखें ये जो शाहरा बन रही है इसकी लाइफ 25 साल है, ये इतने साल इंशाल्लाह चलेगी, इसका ये ठेकेदार है, इसकी ये कीमत है। ये बड़े बड़े बिलबोर्ड्स उस पूरे प्रोजेक्ट पे लगते थे। अभी भी छोटे बिलबोर्ड्स लग सकते हैं, इसी प्रैक्टिस को दोबारा जारी किया। फिर वेबसाइट फाइल तो होती होगी, चले बिलबोर्ड नहीं लग रहा है, फाइल में तो होता होगा ना कि 40 साल चलेगी, कि 10 साल चलेगी, कि 5 साल चलेगी। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ना, ये गारंटी कोई तो जमानत देगा ना होता है कि भाई आपके इंजीनियर साहब, मैं तो आपसे जानना चाह रही हूं, नहीं होता, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना। टॉप कंसल्टेंट्स मुकर्रर करें, थोड़ा पैसा प्रोजेक्ट में से उनको दे दें, उनसे गारंटी, उनसे क्वालिटी चेक करा लें, आप अपने इंजीनियर से एग्जीक्यूट भी कराते हैं। पैसे कैसे जारी कर दिए जाते हैं उस ठेकेदार को? हम अगर अपने घर का काम करवाते हैं कोई, हम तब तक पैसे नहीं देते जब तक हम मुतमईन नहीं होते। पेपर वर्क तो कंप्लीट होना चाहिए, पेपर वर्क होना चाहिए, फिर वेबसाइट भी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आए ना ट्रांसपेरेंसी की तरह जाए। इसीलिए अगर हम सियासत से बाला तरों की बात करें, गवर्नर सिंध ने ऑफर की कि आए हम बिल्कुल गैर जानिबदारी से
हम और आप मिलके कुछ करेंगे तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। शायद हम अकेले करें, शायद हम भी रिलीफ उतनी ना दे सकें। आप करें, आप भी दावे देंगे, दावे धरे के धरे रह जाएंगे। तो आज कुछ चीजें मिलकर करके लोगों के सामने हम डॉक्टर साहब, आप ऑपोजिशन में ऑपोजिशन ये मांगे, फाइल मांगे कि हमें बताएं कि इस सड़क की फाइल कहाँ है और इसके क्या मेंशन था कि कब तक ये सड़क जो है, कौन ठेकेदार है, इसकी डेप्रिसिएशन का क्या मामला है, कितनी इस पे लागत आई है, कितना इस पे पैसा लगा है, और आए और वो आकर असेंबली में जवाब दें वो ठेकेदार के क्यों नाकिस मटेरियल लगता है और क्यों सड़क बैठ गई है। जी बीबी, सीधी सी बात है। तो आपकी स्टैंडिंग कमेटियां है ना सूबाई असेंबली, उसको हल कर दे, उसको ये जिम्मेदारी दे दे और उसके सामने, ये सरकार के सामने जो मुताल्लिका महकमे इदारे वो पेश होने चाहिए और ठेकेदार को से भी पेश होना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटियां फाल नहीं है ना, तो ये जमहूरियत बहुत सिलेक्टिव है। ये जमहूरियत चंद 100 खानदानों कि जिसे कहना चाहिए मरून मिन्नत या उनके मफादात को सर्व कर रही है। ये बात तो तय है ना, इसमें बार बार बात करेंगे। ये निज़ाम में फरसूदगी है, यही निज़ाम में इंतहाई मरकज़ियत है और फिर जमहूरियत और आमरीत का जो इल्ज़ाम है। स्क्रीन हमारी देख सकते हो तो आपको इस वक्त हम वो कॉजवे रोड दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत ही पतला सा कारपेट, घरों में भी दबीज कारपेट होते हैं, ये एक बहुत पतले से कारपेटिंग की गई है और सड़क का अंदर से हाल निकल आया है। देखें जो अब देखें, फिर कंपेयर करना, हमारे ज़माने में जब चीज़ें बनी थी, जितने भी फ्लाई ओवर्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ना सिर्फ कायम और दायम है, उनकी क्वालिटी भी अपनी जगह, उनकी जो लॉन्ग लाइफ है उसका मुंह बोलता सबूत है। मेरा ये कहना है कि ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग में हम जिम्मेदारी लेना, हम टॉप कंसल्टेंट्स के साथ बैठ के स्टैंडिंग कमेटियाँ मॉनिटर करें और इसमें ये वाला एक चीज़ आप डाल दें ताकि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो और लोग भी इसमें शामिल हों और अपोजिशन को पूरी सुनने का हक दिया जाए। मुख्तलिफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को दी, जो वर्क्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की कमेटी होती ये ऑपोजिशन को दी जाए ताकि ऑपोजिशन को भी बराबर का जिम्मेदार ठहराए ना, ताकि आप अकेले कटहरे में क्यों खड़े हों, आप उसको भी अपने साथ लेके चलें और उसको भी जिम्मेदारी दें। तो मेरे ख्याल में इसी तरह तो डेमोक्रेसी चलती है। एक बात बताइएगा, जहां से हमारी बात शुरू हुई थी शाहराह भुट्टो से, अब मुशर्रफ साहब के दौर में बनी हुई यारी एक्सप्रेस आज भी खड़ी है और ये जो शाहराह भुट्टो है जो कुछ अर्सा पहले ही बनी थी, आज हम देख रहे हैं कि उसका एक प्रॉपर पार्ट जो है वो पानी में बह गया है। वज़ीर आला सिंध ये कहते हैं कि वो ज़ेर तामीर हिस्सा था। हमारे नुमाइंदे हमें ये बता रहे हैं कि अब उस जगह को बंद कर दिया गया है, शाहराह भुट्टो पर मीडिया का दाखिला ही बंद है, वहाँ पर मीडिया ना जा पा रहा है ना उस चीज़ को कवर कर पा रहा है। देखिए ना, अब इससे ज़्यादा मतलब ये कि किसी बात को मतलब ये कि वो कहते हैं ना कि बेखुदी बेसबब नहीं खालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये बेखुदी है जो ये नज़र आ रही है ना, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी ये साफ बात बता रही है, इनका प्रैक्टिकल अमल भी बता रहा है। देखिए 4 महीने से शाहराह भुट्टो पर मेरे सूबाई असेंबली के अपोजिशन के जो अरकान उन्होंने सवाल पूछा है, लेकिन उनके जवाब 6-6 महीने नहीं आते, 4-4 महीने नहीं आते। अब रोजाना 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो भी कम पड़ेगी। इश्यूज इस कदर है, इतने हैं कि आप भी कितने प्रोग्रामों में कितने इश्यूज कवर करेंगे। लिहाजा ईमानदारी की बात यह है कि सब अपनी जो गलतियां की, दानिस्ता नादानिस्ता, उसका एतराफ़ करें, आवाम से माफ़ी मांगे, सर जोड़कर बैठे और कहें कि हम सियासत को एक तरफ रखते हैं, हम मुश्तरका तौर पर मिलजुल कर फारूक भाई पुराने जो मेयर रहे 30 साल पहले, 28 साल 20-25 साल पहले, मुस्तफ़ा कमाल जो है वो कुछ अर्सा पहले थे, 10-15 साल पहले, हम सब बैठते हैं आपस में सर जोड़कर, गवर्नर साहब के साथ बैठते हैं, वज़ीर आला के साथ बैठते हैं, कम अज़ कम बल्दियाती और मकामी हुकूमत के जो काम हो रहे हैं उसमें इश्तराक अमल डाल दें, उसमें एक दूसरे से तजावीज़ ले लें। तो मेरे ख्याल में बजट की तरजीहात क्या हो, ये फुट सोल की जो खेल की तफरी नौजवानों को दी जा रही है, इंगेज किया जा रहा है, करोड़ों रुपए इसमें लगाए जा रहे हैं। फिर इसी तरह वो पैडल का एक नया गेम आ गया, उसका क्रेज लोगों को दिया जा रहा है। मेरे ख्याल में उससे बेहतर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है केएमसी का, टाउन्स का, वो सड़कें बनाना, वो चूंटी के भी पर लग गए। जमात इस्लामी के लियाकताबाद टाउन नाजिब ने उनको भी ज़ेर बहस लाना चाहिए। लियाकताबाद में अभी नई शाहराह बनी थी, ये जो 22 अगस्त का पहला स्पेल आया था, सारी सड़कें उसमें धुल गई। तो मतलब ये है कि वो भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़े।
उनकी एक सड़क कायम नहीं है। कभी हम दौरा करें सब सवाल साथ, तो हम सबसे कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऑपोजिशन भी अपना एक बड़ा भरपूर और जामे किरदार अदा करे और पूछे, सवाल पूछे इन सड़कों के बारे में, एक एक सड़क की आपके पास तो सारी इंफॉर्मेशन होगी बिकॉज यू हैव बीन द पार्ट ऑफ द सिस्टम। मुझे जरा हब डैम की भी बता दें सूरत हाल डॉक्टर साहब, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब बताया जा रहा है जी पानी की सतह जिस तरीके से बुलंद हो रही है, वहाँ आसपास की जो इलाके हैं उनको खाली भी कराया जा रहा है, वहाँ सिचुएशन क्या है? गुड्डू बैराज, शक्कर बैराज, कोटरी बैराज की बात कर रही हैं? हब रिवर की, हब डैम की बात कर रही हैं? हब डैम। अब देखिए ना, अभी तो ये बताया जा रहा है कि हब डैम का एक बड़ा रैला तो पानी का छोड़ा गया, जिसकी वजह से जो गुज़िश्ता 2 रोज पहले बारिश हुई थी उसमें पूरी रात जो बारिश हुई उसको मिलाकर पहली मर्तबा लियारी नदी अपने ब्रिम पर आ गई और उसका पानी तिनट्टी के पुल पर लोगों की पिंडलियों तक आ गया। ये और गुलबहार या जो उस तरफ के रेक्सर के इलाके हैं वहाँ लोगों के घरों में पानी चला गया। लियाकताबाद के वो इलाके जो बी एरिया और पीआईबी के वो इलाके जो लियारी नदी के साथ है वहाँ पर लोगों के घरों में पानी आया। सरजानी टाउन तो चले एक नशेबी इलाका है, वहाँ तो कराची की बारिश ही काफ़ी होती है। यूसुफ गोट है, यारू गोट है, अल्लाह वाली है, कनीस फातिमा है और इसके अलावा नासरी गोट, रहीमू गोट, सिद्दीक गोट, ये सारे गोट 4A 4B सेक्टर ये सारे ज़ेरे अब आ जाते हैं लोगों के किचन में। मैं तो उनके किचन में उनके घरों में गया हूँ पिछली बारिश में भी और इस बारिश में भी, तो उसकी निकासी का निज़ाम नहीं है। और उसका सीधा सा मसला ये है कि एक जो है वो राडिंग और सक्शन मशीन है, उसके बाद एक विंचिंग मशीन है। ये सारी टेक्निकल चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़माने में हम इन सारी चीज़ों को डिप्लॉय होना चाहिए वेबसाइट पे कि भाई ये वेस्ट के लिए इतनी मशीनें वाटर बोर्ड ने दी हैं, ये ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ये मलगीर के लिए है, ये साउथ के लिए है, ये सेंट्रल के लिए, ताकि सबको पता हो इसका ऑफिस ये है, यहाँ पर जाना है। तो यही चीज़ है KE भी इस तरह पब्लिसाइज करे, लोगों को पता हो, वेबसाइट पे हो। और फिर क्रेनें नालों पर खड़ी होनी चाहिए। एक बार नाला साफ कर दिया दोबारा चौक होता है इसलिए कि कचरा जाता है उसमें बारिश के पानी के साथ। अगर आप 400 मिलीमीटर के नाले भी बना देंगे वो भी चौक होंगे क्योंकि कचरा नहीं उठ रहा, तो कचरा रोजाना उठना चाहिए। फारूक सत्तार साहब, जस्ट वाइंडिंग अप द कन्वर्सेशन, मुर्तज़ा वहाब साहब ने चार्टर ऑफ कराची की पेशकश की है, क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे अपोजिशन और हुकूमत को एक साथ एक पेज पर बैठे कराची के मसाइल हल करने की बात करते हुए? देखिए, हमने सियासी तौर पर जहाँ एक कौमी एजेंडे की बात की, पूरे मुल्क में सर जोड़कर सारी सियासी जमातें बैठे, एक नेशनल कंसेंसस हो, नेशनल एजेंडा रिकंसिलिएशन के जरिए। इसी तरह कराची चार्टर या एक कराची एजेंडा, हम इसके एक अरसे से बात कर रहे हैं और हम बहुत खुशी से इस अमल में शरीक होंगे, अपना पूरा हिस्सा देंगे, अपोजिशन की हैसियत से मॉनिटर करेंगे, सुपरवाइज भी करेंगे, स्क्रूटिनी भी करेंगे और जो हमारा इनपुट हो सकता है ईमानदारी दयानतदारी से देंगे। और वो हमारे पास जो एक्सपर्टी है, जो तजुर्बा है गलियों और मोहल्लों का, शारा फैसल से राइट साइड पे कराची सिर्फ नहीं है, शारा फैसल से लेफ्ट साइड पे ज्यादा कराची है, जो 80% कराची लेफ्ट साइड पे, अब उसका भी कोई पुरसान हल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर फारूक सत्तार। एक गुजारिश है कि आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप लोग एक ज़ाहिर इस शहर की ऐसी जमात है, जब आवाज़ उठाते हैं तो ज़ाहिर है फिर वो सुनी भी जाती है और ज़ाहिर है आपके हवाले से फिर हुकूमत की बयानात भी आते हैं, तो मिल बैठ के काम करें और ये काम हो सकता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और एक बात जो डॉक्टर कह रहे थे, वो कह रहे थे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो कायमा कमेटियाँ होती हैं ना हमारी असेंबलियों में, वो बड़ा अहम रोल अदा करती हैं, तो वहाँ पर बुला कर इसकी कितनी लागत थी, ये सड़क बैठी क्यों और इसकी क्या बताई गई थी कि कितने अरसे सड़क जो है वो सर्वाइव करेगी। उससे पहले हमें स्टैंडिंग कमेटीज फाल करने की ज़रूरत है। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन इंटरनेशनली बहुत कुछ हो रहा है और आपको पता है किस तरीके से इसराइल जो है उसकी कहते हैं ना बर्बरियत का सिलसिला जारी है। कोई मुल्क अब उसके एताब से जो है वो नहीं बचा हुआ। तो पाकिस्तान ने कतर से इज़हार यकजहती किया है, क्योंकि कतर पर जिस तरीके से अटैक हुआ दोहा में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहा पहुँचे तो अमीर कतर ने उनका इस्तकबाल किया और इसराइली हमले की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कतरी क़यादत और अवाम से इज़हार यकजहती किया है और कहा है कि इसराइल का हमला कतर की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती की खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान और कतर एक दूसरे के
साथ खड़े हैं। बिल्कुल जी, कतर ने अरब इस्लामी मुल्कों का हंगामी इजलास तलब कर लिया है और 2 रोज़ा इजलास का आगाज़ इतवार को होगा। अब कतर ने नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है और कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने CNN से इंटरव्यू में ये कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म दुनिया को कवानीन पर लेक्चर ना दें, वो खुद सारे कानून तोड़ रहे हैं, जो कि हकीकत है और ये हम देखते आ रहे हैं। गाज़ा में लोगों को भूखा मार रहे हैं, खित्ते में जारहियत कर रहे हैं। आलिम अदालत को मतलूब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का एहतसाब अब ज़रूरी हो गया है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फिर फ़ोन पर गर्मा गर्मी भी हुई। अच्छा। ट्रंप उनको ये कहते हैं कि कतर में हमास को निशाना बनाने का फैसला बिल्कुल दानिशमंदाना नहीं था। मतलब ट्रंप उनके इस फैसले से को खास खुश नहीं है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कहना था कि नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि उनके पास मुख्तसर मौका था, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, जिस पर ट्रंप ने फिर उनसे पूछा कि क्या आप कामयाब हो गए। ये भी ट्रंप ने बाद में फिर उनसे कंफर्म किया कि बताओ फिर कामयाब हो गए। नेतन्याहू की हरधर्मी चेक करें, 9/11 का दिन था और वो 9/11 के दिन आकर कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से अमेरिका के पास राइट था ना कि वो जाकर निशाना बनाए 9/11 अटैक का, इसी तरीके से हमारे पास भी ऐसे ही राइट है और हम एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जो कतर में जो इजलास हो रहा है या जो वहाँ पर सरबराहान मुमलिकत हैं, तो क्या इसका एक मंजरनामा बन सकता है। और इम्पॉर्टेंट वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर और वज़ीर-ए-आज़म का जो बयान आया है कतर के वज़ीर-ए-आज़म का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूरत हाल में। इस सारी सूरत हाल को हम ऐसे ही देख रहे हैं कि भाई क्या इसका जवाब दिया जाएगा और क्या यूनिफाई होकर जवाब दिया जाएगा, या फिर हम जो एक प्रेशर बिल्डअप होते देख रहे थे जब इसराइल और ईरान का सिचुएशन बनी थी, तो ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया था और 24 घंटे गुजर गए, इतने घंटे गुजर गए, कब जवाब देगा ईरान। यहाँ पर भी सवाल ये उठ रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी, क्या अप्रोच अपनाई जाएगी, क्योंकि एक के बाद एक इसराइल जो है वो हर कंट्री को निशाना बना रहा है। और दोहा के हवाले से ये भी कहा था कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने कि आपने जो पीस टॉक का प्रोसेस था, क्योंकि ये जो कतर की सरजमीन है, यहाँ से जितने भी हमने देखा है तनाज़े हैं, बड़े आलमी किस्म के तनाज़े हैं, उनके लिए यहाँ पर मीडिएशन होती है, यहाँ पर टॉक्स होती हैं। और ये कहते हैं कतर के वज़ीर-ए-आज़म कि आपने उस सिलसिले को रोका है, उसको सबुताज किया है। और वो जिन लोगों की बात हो रही है ना कि जिन लोगों को बाजियाब करवाना है, अब वो काम नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तो जो है वो हंगामी दौरे पर कतर पहुंचे, दोहा पहुंचे, आज सऊदी वली अहद भी कतर पहुंचेंगे। द पॉइंट इज़ के नेतन्याहू इज एक्टिंग लाइक अ रेबिड एनिमल। और एक दफ़ा फिर से नेतन्याहू ने बता दिया कि उसका जब जैसे जहां दिल करेगा वो हमला करेगा, जिधर दिल करेगा वो ड्रोन दागेगा, जिधर दिल करेगा मिसाइल्स फेंक देगा। कोई किसी मुल्क की सालमियत, कोई किसी मुल्क की सॉवरेनिटी महफूज नहीं है इसराइल के हाथों। ये एक दफ़ा फिर से नेतन्याहू ने प्रूव कर दिया। नाउ द पॉइंट इज, जैसे दफ़ा आपको बता रही थी कि अब अप्रोच क्या होगी मुस्लिम ममालिक की, अरब ममालिक की क्या अप्रोच होगी टुवर्ड्स नेतन्याहू। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड विल कीप फॉलोइंग अप द स्टोरी एंड विल let you know all the updates regarding this story as well. अच्छा जी, जौहर हाँ जी, कराची से एक हमारे पास खबर है, वो जरा शामिल कर लेते हैं। क्या खबर है जी? वो ये खबर है कि गुलिस्तान जौहर बिटाइयाबाद में 3 खवातीन के कत्ल और 2 को जख्मी करने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब मुकदमे में कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल की गई हैं। नज़ीर शाह हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। नज़ीर, बताइएगा मुद्दई मुकदमा शान ने क्या कहा? देखें, गुलिस्तान जौहर बिटाइयाबाद में गुज़श्ता रोज़ 3 खवातीन के गले काट कर कत्ल और 2 खवातीन को जख्मी करने के बाद मुलजिम ने अपना भी गला काट कर खुदकशी करने की कोशिश की थी, जिस पर अब मलीर कैंट थाने में कत्ल और इक़दाम कत्ल की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें जो मुद्दई शान है उसका कहना है कि बीवी बच्चों के साथ बिटाइयाबाद में रहता हूँ और सफाई का काम करता हूँ, और काम पर था कि बहन रीना ने इतला दी कि बच्ची नन्नी लाल का गला कट गया, तो मैं फ़ौरन घर पहुंचा जहां हर जानिब खून फैला हुआ था। एक कमरे में 2 बहनों की गला कटी लाशें, जबकि दूसरे कमरे में बीवी मीना की गला कटी लाश मौजूद थी, जबकि जो बहन नंदनी और पड़ोसन प्रिया को भी छुरियों के वार करके जख्मी किया गया था, जो ज़ेरे इलाज थी। और उसकी बहन नंदनी ने बताया कि सुबह मामू अजय घर पर आए थे, जिन्होंने छुरी उठाकर आशी, तानिया और मेरी बीवी मीना को कत्ल किया और उसे भी जान से मारने के लिए गर्दन पर छुरी चलाई। जब शोर शराबा हुआ तो पड़ोसन प्रिया छुड़ाने के लिए आए तो उसे भी मारने की कोशिश की और उसके बाद अपने गले पर भी छुरी लगाकर खुद को जख्मी किया। और पुलिस का कहना है कि एफआईआर के बाद तफ्तीश का अमल जारी है, जबकि मुलजिम को जख्मी हालत में गुज़श्ता रोज ही अस्पताल से हिरासत में ले लिया गया था। जी, बहुत शुक्रिया नज़ीर आपका इस स्टोरी के हवाले से हमें सूरत हाल बताने के लिए। तो ये जी कराची से अपडेट है। अब देखते हैं जी आलमी मंजरनामा, इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या सिचुएशन बनती है और क्या डेवलपमेंट होती है, बिकॉज वहाँ पर जो इजलास हो रहे हैं, जो उस वक्त गुफ्तगू शनीद हो रही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
अस्सलामुअलैकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं और इस घंटे में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मज़े की स्टोरीज़ हैं। आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है और फीडबैक आपने कहाँ पर देने, तमाम बाखबर सवेरा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, उनको शेयर भी किया करें ताकि इन केस अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंट सेगमेंट या इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए तो आप रिपीट पर देख सकें और हमारे बारे में फीडबैक आप हमें बता सकते हैं। हमें बता सकते हैं हम कौन कौन से सेगमेंट अपने प्रोग्राम में रखें, क्या डिजाइन करें, कैसे करें, क्योंकि ये बाखबर सवेरा तो हम आप लोगों के लिए डिजाइन करते हैं। बिल्कुल, और आपका फीडबैक बड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम आपके मैसेजेस पढ़ते भी हैं और उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी चीज़ें भी डिज़ाइन करते हैं। पूरी टीम हमारी ज़ाहिर है उसके लिए एक फीडबैक होता है। तो चले जी, हमने आपको ये सारी सूरत हाल बता दी। अब ज़रा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और क्योंकि अब एशिया कप हो रहा है और इसमें जो सबसे ज़्यादा सबकी नज़रें हैं वो पाकिस्तान के मैचेस हो या फिर इंडिया के मैचेस हो। फिर इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच हो तो उसकी क्या ही बात है, वो तो होना है संडे को। लेकिन आज पाकिस्तान जो है अपना पहला मैच खेलेगा ओमान के खिलाफ। तो शारजा में जी सीरीज़ हो रही है और कौमी क्रिकेट टीम आज एशिया कप में अपना पहला मैच खेलेगी और कौमी टीम की तैयारियां ये बताई जा रही हैं कि वो मुकम्मल हैं। शाहीनों ने आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस भी की और ओमान और पाकिस्तान की टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। अच्छा, जो कल जो मैच खेला गया, जो आप मुझसे पूछ रहे थे आप किसकी सोच रही हैं कि कौन जीतेगा, तो दैट वाज सो ऑब्वियस और नताइज कुछ वैसे ही निकले। फिर बता देते ना नताइज वैसे ही लिखे। अच्छा, अब हुआ क्या कि सबसे पहले आप जरा सुने कल क्या हुआ। हांगकांग ने पहले खेलकर 7 विकेटों के नुकसान पर 143 रन बनाए। अब नज़ाकत अली ने 42 रन बनाए, ज़िशान अली ने 30, कप्तान यासिम मुंतज़ा 28 रन बना सके। बांग्लादेश के तंजीम हसन, रिशाद हुसैन और तस्कीन अहमद ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। तो ज़रा आपको एक दफ़ा दिखाते भी हैं कि कल का मैच किस तरह से खेला गया। तो आपने देखा कि ज़ाहिर है बांग्लादेशी बॉलिंग के आगे नहीं उस तरह से खेल पा रहे थे हांगकांग के मासूम से प्लेयर्स। अब मासूम टीम अगर मैंने कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन 143 बना लेना फिर भी एक बड़ी बात है। और बांग्लादेश ने फिर जी 144 रन का हदफ था, वो उन्होंने 18वें ही ओवर में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने कंप्लीट कर लिया। और कप्तान लिटिल दास ने 39 गेंदों पर 59 और तौहीद ने जी 35 रन की इनिंग्स खेली। तो अब कहते हैं ना हांगकांग के जो अतीक हैं उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। अच्छा जी, अब ज़रा आज के मैच की ज़रा बात कर लेते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान जो है भरपूर तैयारी कर रहा है, जबकि कौमी क्रिकेट टीम के जो हेड कोच है माइक हैसन कहते हैं कि पाक भारत मैच में कमेंट्री कर चुका हूँ, लेकिन इस बार कोचिंग का नया तजुर्बा। अच्छा, वो कहती है कि चैलेंज का बखूबी अंदाज़ा है मुझे, जिसके लिए तैयारी भी मेरी मुकम्मल है। अच्छा, माइक हैसन ने मजीद ये भी कहा कि उर्दू के कई लफ्ज़ सीख चुका हूँ, बोल तो नहीं सकता है मगर समझ लेता हूँ खिलाड़ी क्या बात कर रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कल एक मुकालमा था उनकी और एक न्यूज़ रिपोर्टर के बीच में, आपको सुनवाते हैं ज़रा। I've certainly watched many games from with other teams commentating, so certainly being on the other side of the fence, I guess, is going to be exciting. From my perspective, keeping everybody focused. We know that India are obviously hugely confident in terms of how well they've played, but we're well aware of the challenge of the task ahead, and we're certainly looking forward to it. I do understand a lot of Urdu players talking behind your back without you knowing what they're saying, so I'm certainly aware of all of those things. चलें, अच्छी बात है। और उर्दू लैंग्वेज और हमारे खाने हैं ही ऐसे कि जो यहाँ आता है जी वो कोशिश ज़रूर करता है लैंग्वेज सीखने की और हमारे खानों से लुत्फ़अंदोज़ होकर ही जाते हैं और फिर याद करते हैं। बात कर लेते हैं शाहिद हाशमी नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ हैं, क्योंकि आज एक कमज़ोर से हरीफ से हमारा सामना है, लेकिन ज़ाहिर है खेल तो खेल होता है, हो सकता है किसका लकी डे हो, लेकिन होपफुली पाकिस्तान ये मैच बासानी जीत जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अब वो जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ना, उसमें जो भारतीय जो पैनल आया है कमेंट्री के लिए, उसमें वो लोग भी आए जो पाकिस्तान मुखालिफ बोलते भी रहे। अच्छा, तो बात कर लेते हैं, शाहिद साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, आज से आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान का पहला मैच है ओमान के साथ, अब कमज़ोर हरीफ है, मासूम सी टीम है, तो क्या नौजवान प्लेयर्स को हमें मौका देना चाहिए इसमें? नहीं, आपका एक दिन के गैप से भारत से मैच है, तो आपको अपने तमाम मेन प्लेयरों को चांस देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो तकरीबन वही टीम खेलनी चाहिए जो अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल में खेली थी। एक तब्दीली आप कर सकते हैं कि हारिस रऊफ को ला सकते हैं और ये वही पिच होगी जिस पे भारत और यूएई का मैच हुआ था। इतना ज़्यादा टर्न नहीं था उस पिच पे, लेकिन फिर भी वहाँ स्पिनर्स ने आउट किए थे, 4 आउट किए थे कुलदीप यादव ने। तो पूरी अपनी फोर्स के साथ जाएं और ताकि तैयारी मिले इतवार के उस मैच के लिए जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं।
शाहिद भाई, एशिया कप की जान पाकिस्तान भारत का मैच है, ख़ास तौर पर 10 मई के बाद बड़ी उम्मीदें हैं हमें तो अपनी क्रिकेट टीम से। कल बासित भाई कह रहे थे कि ये भारत अपनी ए टीम उतारे ना, फिर कल इस मौजू पर भी बड़ी बात हो रही थी। तो ज़रा बताइएगा कि अब एशिया कप में पाकिस्तान तो फातेह बन के उतरा है, मोराल किस हद तक बुलंद देख रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी पाक इंडिया मैच से? देखिए, कॉन्फिडेंट तो दोनों टीमें हैं। पाकिस्तान ने अभी ट्राई सीरीज जीती है, एक अच्छी टीम को जो अफगानिस्तान है उसको 2 दफ़ा पाकिस्तान ने हराया, 1 दफ़ा हारी भी, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और जीत बड़ा एतमाद देती है, प्लेयर रिलैक्स नज़र आए प्रैक्टिस में भी, और उनकी बड़ी अच्छी तैयारी है। वो कि हम इंडिया से इतना जीत नहीं सके हैं और हम T20 वर्ल्ड कप में भी उनसे हारे थे, लेकिन इसी दुबई के ग्राउंड पर हमने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में और फिर 2022 में एशिया कप के एक मैच में भारत को हराया हुआ है। तो वो कॉन्फिडेंस गैदर करना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस रिकॉल करना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस को याद करके उतरना चाहिए। ठीक है, भारत की टीम बहुत पावरफुल है, लेकिन लोग मार का हक नहीं भूले। जहां बड़ा हरीफ था, सब कुछ था, लेकिन आप कोई भी जंग हो, चाहे वो क्रिकेट की जंग हो या वो वैसे वाली जंग हो, बड़ी वाली जंग हो, आप अज़्म से, आप हौसले से जीतते हैं, हथियारों से नहीं जीतते। तो और शाहिद साहब मुझे ज़रा ये तो बता दें कि सारे टिकट बिक गए हैं, मतलब हाउसफुल होगा, और क्योंकि अब ये मैच जो है ना, ये उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद होने जा रहा है एक, तो ज़रा वहाँ की टिकट्स की क्या कंडीशंस बताई जा रही हैं? बिल्कुल, बहुत तेज़ी से टिकट फरोख्त हो रहे हैं। लोग अमेरिका से आ रहे हैं, लोग कनाडा से आ रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन मैसेज आ रहे हैं कि 2 टिकट चाहिए, किसी को 3 चाहिए, किसी को 5 चाहिए। अमेरिका से लोग आए, कनाडा से, वेस्ट इंडीज से लोग आ रहे हैं। जिस तरह इंडिया के शायकीन ने पहले मैच में स्टेडियम को ऑलमोस्ट भर दिया था, हालांकि यूएई इतना बड़ा हरीफ नहीं था और मैच भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। 13.1 ओवर में यूएई आउट हो गई, 4.3 ओवर में भारत ने स्कोर ख़त्म कर दिया। यानी 20 ओवर भी नहीं हुए T20 के मैच में एक तरफ के, जो 40 ओवर होते हैं। तो उसमें जब इतना क्राउड था और 3 बजे से लोग आना शुरू हो गए थे, यहाँ के तकरीबन देर से शुरू होने वाले मैच के लिए 3 बजे से लोग आना शुरू हो गए थे। तो उस वजह से तो मुझे लगता है कि 12-1 बजे से ग्राउंड भरना शुरू हो जाएगा इतवार के दिन, और इतवार होगा तो लोग ब्रंच करके ग्राउंड का ही रुख करेंगे। और सलमान की गर्दन में तकलीफ बताई जा रही थी, जो ज़ाहिर है हम सबके लिए बड़ी कंसर्निंग थी। तो अब उनकी फिटनेस कैसी है? और आज के मैच में तो ज़ाहिर है फिर खेल तो रहे ना वो? यकीनन खेलेंगे वो। उनके गर्दन में कुछ झटका आया था, उन्होंने प्रैक्टिस में परसों फील्डिंग भी की, कैचिंग भी की, लेकिन बैटिंग करने नहीं गए, जिससे लग रहा था कि तकलीफ ज़्यादा है। लेकिन वो रिकवर हो जाएंगे और आज का मैच भी खेलेंगे। और फिर ज़ाहिर है आज का मैच खेलना उनके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि वो फुल फॉर्म में आए, रिदम में आए, ताकि इतवार के दिन कुछ स्कोर करें और हम सबको खुशी का मौका दें। अच्छा, वैसे शायद भाई भारतीय टीम की तैयारी कैसे देख रहे हैं? उनका मोराल कैसा देख रहे हैं? अश्विन बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भारतीय टीम का कोई मुकाबला ही नहीं है एशिया कप में। वो तो उनका मीडिया भी ऐसे ही बोलता है। वो लोग बड़े क्रिकेटर होते हैं, बड़ा जेंटलमैन सा क्रिकेटर है अश्विन। ठीक है, वो अपने ज़ाहिर है उनको मीडिया में अपना आना होता है, उनको अपने लोगों को खुश करना होता है, तो वो ये कह रहे हैं। बात उनकी काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है कि इंडिया की टीम बड़ी कॉन्फिडेंट है, T20 वर्ल्ड कप जीती हुई है, और उस T20 वर्ल्ड कप के बाद से 21 मैच खेले, 18 जीते हैं, सिर्फ 3 हारे उन्होंने। उन 3 में से भी एक ऐसे हारा था कि उन्होंने बिल्कुल यंग टीम अपनी जिम्बाब्वे भेजी थी T20 वर्ल्ड कप के फौरन जीतने के बाद, और वो एक मैच वहाँ हार गए थे। तो कॉन्फिडेंट तो हैं, और अश्विन का कहना भी तकरीबन काफ़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन इस तरह की बात करके और अगर हारेंगे तो फिर उनको अपने अल्फाज यकीनन वापस लेने पड़ेंगे। और शाहिद साहब ज़रा ये भी बताएं कि हारिस, अगर हम बात करें ट्राई सीरीज़ में, वो उनकी बैटिंग नहीं चल सकी, तो क्या उन्हें 1 डाउन चांस देना चाहिए और फरहान से विकेट कीपिंग करानी चाहिए? क्या होना क्या चाहिए? मुझे लग रहा है कि कुछ कोच ने और टीम मैनेजमेंट ने, कप्तान ने सोचा होगा कि इस प्लेयर को किस तरह यूटिलाइज करें। ऊपर खेलने में उसका असल रंग है, उसकी जो खूबियां हैं वो टॉप ऑर्डर में ही खेलने वाली हैं। जितने भी आप टॉप ऑर्डर के प्लेयरों से पूछे, 2-3 तबसरे भी अभी सुने थे मैंने कि वो ये कह रहे थे कि टॉप ऑर्डर का प्लेयर नीचे आके उसको थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, नहीं एडजस्ट कर पाता। हसन नवाज कर गए, हसन नवाज भी ऊपर के नंबरों पे खेलते हैं, लेकिन वो 5 नंबर पे आ रहे हैं, 6 नंबर पे आ रहे हैं और वो स्कोर कर रहे हैं। तो हारिस का मुझे ये समझ में आ रहा है कि शायद टीम मैनेजमेंट ये सोचेगी कि हम साहबजादा फरहान को 1-8 मैच में रेस्ट कराकर चेक करें कि हम हारिस को ऊपर लेके आएँ और नीचे
लोअर ऑर्डर में खुशदिल शाह को भी लेके आए हैं, वो एक बॉलिंग का भी ऑप्शन है, फील्डर भी बहुत ज़बरदस्त हैं, साहबजादा फरहान भी बहुत अच्छे फील्डर हैं। तो इन दोनों में से किसी एक चीज़ पर सोचेगी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट। हसन बड़े अक्लमंद कोच हैं और कल जिस तरह वो बातें कर रहे थे उससे तो अंदाज़ा हो रहा था कि उन्होंने अपनी कोई प्लानिंग कर रखी। शाहिद भाई, लास्टली एंड वेरी क्विकली, हुसैन तलत और खुशदिल शाह को अभी तक चांस नहीं मिला, तो इनको चांस मिलेगा, कब मिलेगा या मिलना चाहिए? नहीं, और भी प्लेयर हैं, एक वसीम जूनियर भी बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, उसको भी अभी तक चांस नहीं मिला। ट्राई सीरीज के एक आध मैच में, यूएई के मैच में चेक करके उसको खिला लेते, लेकिन अभी तक चांस नहीं मिला। तो ज़ाहिर है एक कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर बाहर से प्लेयर को लाना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। हुसैन तलत उसी सूरत में आएंगे जब फ़हीम अशरफ को या तो अल्लाह ना करे कुछ हो या वो परफॉर्म ना करें। और इसी तरह खुशदिल शाह का, जैसे मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने ये सोचा कि हम ऊपर से एक बैट्समैन ड्रॉप करके, ओपनर ड्रॉप करके और हम खुशदिल शाह को मिडिल ऑर्डर में लाएं और हारिस को ऊपर। सही, बहुत ठीक है, थैंक यू सो मच शाहिद साहब हमारे साथ थे। और भाई, पाकिस्तान आज अपना पहला मैच खेलने जा रहा है एशिया कप का ओमान के खिलाफ। होपफुल पाकिस्तान ये मैच बआसानी जीत लेगा और फिर संडे को होगा असल टाकरा। तो हमारी टीम तो मेहनत करेगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने भरपूर दुआएं करें। मुझे बड़ी उम्मीद है अपनी टीम से, इंशाल्लाह मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी मैच जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा। आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड, आपको बताते हैं कि IMF के साथ दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए शेड्यूल तय पा गया है और IMF वफ्द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे और फिर ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के लिए अहदाफ हासिल कर लिए हैं और सैलाब के बाइस जो टैक्स, आमदन और मौशी तरक्की के अहदाफ मुतासर हो सकते हैं, ये भी हमें ज़राए बता रहे हैं। महंगाई बढ़ने की शरह मुकर्रर हदफ से इस वक्त कम है। अच्छा, बिल्कुल ज़ाहिर है, क्योंकि एक हम कह रहे थे ना कि मईशत बहुत अच्छे ट्रैक पर आ गई है। जो सारी हम देख रहे हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उनकी तरफ से बहुत अच्छे पाकिस्तान के हवाले से रिव्यूज़ आ रहे थे। लेकिन यह है कि अब सैलाब ने बहुत हद तक हमारी मईशत को भी मुतासर किया है और ज़ाहिर है इस वक्त ज़रूरत है जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद की जा सके। तो ये एक बड़ा कहते हैं ना, अब देखना होगा कि इन मुज़ाकरात में क्या तय पाता है, क्या स्टैट्स और क्या अदाद शुमार सामने आते हैं। आगे बढ़ते हैं और ज़रा हम आपको एक फ़ैक्टर बताते हैं। ख़वातीन का वैसे बड़ा इंटरेस्ट होता है सोना बनाने में। एक पुराना रिवायत है, एक रीत है कि जब शादियाँ होती हैं तो बच्चियों को जो है वो दी जाती है, सोने की चीज़ें दी जाती हैं। और ज़ाहिर है वो एक उनके लिए एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का उसमें पहलू भी होता है कि उनके पास भी कुछ ऐसा हो कि मुश्किल हालात में वो काम आ सके। लेकिन हम उस ज़माने की भी बात कर रहे हैं जब सोना सस्ता हुआ करता था, लोगों की रीच में था। अब जो सोने की कीमतें हो गई हैं पर तोला, अगर हम उसकी बात करें तो आप सुन के बड़े हैरान होंगे। और पिछले साल से हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से इसमें इजाफा हो रहा है। तो पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत में एक साल में ठीक ठाक अच्छा खासा इजाफा हुआ है। और रवां साल जनवरी के आगाज़ में सोना फ़ी तोला 2,73,600 रुपये में था और गुज़िश्ता रोज़ अगर हम बात करें तो फ़ी तोला सोने की कीमत 3,84,000 रुपये रही। वैसे एक बात बताएं, एक तोला मतलब कितना, क्या बनता है एक तोले के अंदर? एक तोले के अंदर कड़ा बन जाता है आपका, अच्छा सा कड़ा। तो मतलब एक जो आपका कड़ा है, ब्रेसलेट है, वो 3,84,000 तो सिर्फ उसकी कीमत है, उसकी मेकिंग होती है वो अलग चीज़ होती है। और यहाँ पे हम जिस बात की कर रहे हैं वो कॉइन और बार की बात कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ली जाती है। वो वाली सोना जो है वो जो बनाओ से जेवर के तौर पर लिया आता है वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ये वाली जो बाइंग और सेलिंग है सोने की, जो ये कीमत है, तो लोग अब यहाँ मैं देख रही हूँ लोगों का रुझान यहाँ ज़्यादा हो गया है। लोग कह रहे हैं कि अगर हम तोला नहीं ले सकते तो हम ग्राम्स में ले लेते हैं, लेकिन हम सोना जो है वो रखें क्योंकि उसकी कीमत बढ़ती जा रही है बड़ी तेज़ी से, महीनों में इस कीमत में इजाफा हो रहा है आजकल तो लोग। अच्छा, दुनिया भर में सोने की तलब में इजाफा हुआ है क्योंकि ये करेंसियों की गिरावट और मौशी गैर यकीनी की सूरत में महफूज सहारा और महफूज सरमायाकारी समझा जाता है जिसकी कीमत अफरात ज़र, सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम के औकात पर बढ़ जाती है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस सोने की कीमत के तयन के तरीक़ाकार में तब्दीली कर दी गई, जिसके तहत सोने की कीमत इंटरनेशनल मार्केट रेट से $20 फ़ी औंस ज़्यादा मुकर्रर की गई है। अच्छा, तो हमें जो सोना खरीद रहे हैं हम वो इंटरनेशनल मार्केट से $20 फ़ी औंस ज़्यादा खरीद रहे हैं।
बिल्कुल। और ये क्या फैक्टर है, सोने की कीमत आगे मज़ीद कहाँ जाएगी और क्यों ये हो रहा है? दुनिया भर में इतना ज़्यादा, हम चाइना के बारे में सुन रहे थे कि सबसे ज़्यादा चाइना सोना एक्वायर कर रहा है क्योंकि दुनिया भर में इसे सबसे महफूज एसेट समझा जाता है। तो उनके बैंक्स में सिर्फ करेंसी ही नहीं बल्कि ये एसेट जो है ये बड़ी तादाद में होते हैं। तो इससे भी लोगों के अंदर भी रुझान आ रहा है। बहुत सारी मैं सोशल मीडिया पर ऐसे लोग भी देख रही हूँ जो आकर ये मशवरे दे रहे होते हैं कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, आप घर बैठे ये इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो क्या इज़ इट अ गुड थिंग टू डू, क्या लोग इसमें उनका कोई फ़ायदा है कि नहीं, और कितने अरसे के में सोना आपको फ़ायदा दे सकता है? अगर फ़र्ज़ करें किसी ने एक कॉइन ख़रीदा है या कोई बार ख़रीदा है सोने का, तो वो उन्हें कितने अरसे में फ़ायदा पहुंचा सकता है? ये तमाम तर फैक्टर्स। देखिए, ये तो बिल्कुल एक फैक्टर है ही है, लेकिन अगर हम कल्चरली बात करें तो सोने के साथ हमारी एक बड़ी कल्चरल एफिलिएशन है, हमारे रूट से बड़ा कनेक्टेड है सोना। शादियों पे, खुशी के मौके पर, किसी की पैदाइश, बच्चे की पैदाइश पर देते हैं सोना। तो वजह क्या है, सोने की कीमत में क्यों इजाफा हो रहा है और इजाफा कितना होगा? मजीद माहिर मौशियात डॉक्टर आबिद सुलहरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ज़रा बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि सोने की कीमत एक साल में तकरीबन दुगनी हुई है और इसके बावजूद सोने की तलब में इजाफा भी हुआ है। इसकी क्या वजूहात देख रहे हैं? जी, अगर आप 2024-2025 को देखते हैं तो उसके 3-4 इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। पहली चीज़ जो है वो तो पूरी दुनिया में जो एक गैर यकीनी सूरत हाल बन गई इन्वेस्टमेंट के हवाले से, स्पेशली अमेरिकन टैरिफ्स के बाद जो टैरिफ वार शुरू हुई, तो बहुत से इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने किसी और जगह इन्वेस्ट करने की बजाय सोना जो है वो खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि सबको इल्म है कि सोना एक तो आपके पास महफूज है, दूसरा अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो कहीं भी उसको सेल किया जा सकता है। तो ये तो थे जो बड़े इन्वेस्टर थे, जो कारपोरेट इन्वेस्टर। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर आया वो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। आपने देखा कि रशिया के जैसे बहुत से जो इंटरनेशनल उसके डिपॉजिट थे वो विदहोल्ड कर दिए गए, ईरान के बहुत से रिजर्व जो हैं वो विदहोल्ड कर दिए गए। तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसमें स्पेशली जो ब्रिक्स कंट्री हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये अपने रिजर्व जो हैं, डिपॉजिट्स, ये मगरबी बैंकों में रखवाने की बजाय सोना खरीद के उसको सेव करने पे ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, ताकि किसी भी किस्म के जियोपॉलिटिकल टेंशन में उनके ज़खायर जो हैं वो महफूज रहें। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है वो अमेरिका के अंदर जो इसकी मईशत है, ये एक हकीकत है कि जब अमेरिकन डॉलर कमज़ोर होता है तो सोने की कीमत जो है वो बढ़ती है। तो अब चूँकि अमेरिका की जो पॉलिसियाँ हैं वहाँ पे महंगाई बढ़ने में इजाफा हो रहा है, वहाँ पे पॉलिटिकल टेंशन इस वक्त अरूज पे है, और यही वजह है कि अमेरिकन करेंसी जो है वो अपनी वैल्यू खो रही है पूरी दुनिया में। रुपए के मुकाबले में हमारे तो बिल्कुल डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन जब आप दुनिया की दूसरी करेंसी के साथ उसका मुआवजा करते हैं, पाउंड के साथ या यूरो के साथ या जापानीज येन के साथ, तो अमेरिकन डॉलर जो है वो कमज़ोर हो रहा है। और यही वजह है कि सोने की डिमांड भी बढ़ रही है और सोने की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। बल्कि माहिरीन मईशत का ये कहना है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो 2026 तक सोना जो है वो $4000, इस वक्त वो तकरीबन $3600 पर आउंस पे है, लेकिन ये इसमें पहली दफ़ा $4000 तक 2026 में पर आउंस जो है ये जा सकता है। अच्छा, आपने कहा कि 2026 यानी 2026 में ये $4000 पर जा सकता है, लेकिन ये जो एकदम से डिप भी आता है, पिछले दिनों आई थिंक गुज़िश्ता दिन की बात है 4000 की इसमें डिप आई, पाकिस्तानी करेंसी में मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद इसमें एकदम इजाफा होता है। तो ये क्या चीज़, ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है जब सोने के भाव गिरते हैं और फिर एकदम से बढ़ जाते हैं? देखिए, जब आप पाकिस्तानी रुपए में बात करते हैं तो 4000 रुपए को अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करके देखिए तो ये तकरीबन आपके $12-15 बनते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं 3600-3500, तो उसमें जो उतार चढ़ाव आता है वो आलमी मंडियों में तो $10-12 का फ़र्क जो है वो पड़ता है। जाहिर है कि पाकिस्तान में जब वो रुपयों में कन्वर्ट होता है तो आपको वो हज़ारों में नज़र आता है, लेकिन ये एक रेंज बाउंड है। अभी तक आप देखेंगे कि डिप आता है, लेकिन वो $10-15 का पर आउंस का फ़र्क होता है, जो कि कभी थोड़ा सा उसमें उतार चढ़ाव जो है वो मार्केट में डिमांड सप्लाई का एक फितरी हिस्सा है।
अच्छा आबिद सुलैरी साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि 24-25 में हम देख रहे हैं कि एक दुगना इजाफा आया है सोने में, इस तरह 25-26 में भी आप क्या रुझान देख रहे हैं? अगर इजाफा आता है, दुगना तिगना इजाफा होता है, तो लोगों का रुझान क्या देख रहे हैं आप? पहले लोग प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते थे, गाड़ियों में इन्वेस्ट करते थे, अब लोग सोने की इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे बजाय डॉलर में इन्वेस्ट करने की, यूरोज में इन्वेस्ट करने के, प्लॉट्स में इन्वेस्ट करने के? देखिए, दुगने तिगने की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि अगर ये मौजूदा रुझान चलते रहे तो 2026 के आगाज़ में ये $4,000 तक जा सकता है, जो कि तकरीबन $400 पर आउंस जो है उसमें इजाफा होने की तवक्को है। अब सोना महंगा इतना हो गया कि एक जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर की जो आप बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर के हवाले से अगर आप बात करें तो वो कितने तोले वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकेंगे। तो ये इसमें बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। जो एक आम इन्वेस्टर हैं, जो अगर एक आम शहरी हैं, तो वो कितना सोना खरीद सकेंगे और कितना ऐसे आम आदमी को आप तो ये क्या मशवरा देंगे बतौर मईशत दान के? क्या उसको इन्वेस्ट करना चाहिए और ग्राम्स में इन्वेस्ट करना इज इट अ गुड आइडिया, या इसका कोई ऐसा खास इम्पैक्ट नहीं होता? ये आपकी होल्डिंग कैपेसिटी पे मुनसर है और उसके बाद आपकी रीसेलिंग पे मुनसर है। देखना सिर्फ ये है कि क्या पाकिस्तान में आपको सोना जो है वो अगर आप बाई कर रहे हैं और उसको अपने लॉकर्स में, बैंक्स में रखवा रहे हैं, कि आप उसको टैक्स में डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके साथ जो बाकी बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब आ जाएंगी। क्योंकि कल को वही सोना जो इन्वेस्टर है, अगर वो बाद में कहीं पे बेचने जाते हैं और पता चले कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो प्रॉपर नहीं थी, शायद कोई छोटा मोटा थोड़ा बहुत 2-4 तोले सोना जो है वो तो बेचना आसान हो, लेकिन अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट पर्पज से ज़्यादा सोना लिया है और बाद में वो, जैसे आपने कहा कि प्लॉट की जगह सोना ले लें और बाद में बेचने जाएँ तो पता चले कि जी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चूँकि प्रॉपर नहीं थी, वहाँ पे उनको कुछ जो लीगल चैलेंजेस या टैक्सेशन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको जहन में रखते हुए सोने में इन्वेस्टमेंट करें। इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके साथ उसके कानूनी तकाजे जो हैं और जो टैक्सेशन के तकाजे हैं उनको ज़रूर मीट कीजिए, ताकि किसी किस्म के अनफोर्सिन सिचुएशन से आपको जो है उसका सामना न करना पड़े। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, ऑन वेरी लाइटेड नोट, करेक्शन की अगर हम बात करें तो ऐसा हो सकता है, आर देयर लाइक एनी चांसेस कि ये 2.5 लाख पे या 3 लाख पे आ जाए? अल्लाह अकबर। मेरा ज़ाती ख्याल नहीं, क्योंकि इस वक्त जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, स्पेशली अगर आप आलमी मंडी में जो ट्रेंड है वो तो आलमी वाक़यात की वजह से शेप अप होते हैं। अभी जो हमास का हमला है कतर पे, हमास पे जो हमला किया गया इसराइल की जानिब से, उसने गल्फ मार्केट्स को भी झंझोड़ा है और जाहिर है कि गल्फ कंट्रीज़ जो कि एक मेजर सोर्स हैं अपनी इन्वेस्टमेंट मगरबी ममालिक में जो रख रहे थे, उनको भी अब 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि क्या उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अमेरिका में या यूके में सेफ हैं या नहीं है। तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है इस वक्त पूरी दुनिया में, वो एक मेजर रोल प्ले कर रही है ट्रेजरी की जानिब से और हुकूमतों की जानिब से सोना खरीदने पे। तो ये जो सोना महंगा हो रहा है, ये कोई लोगों की जो है डिमांड सप्लाई फैक्टर है ना ये, बिल्कुल। तो वो उसकी वजह, लेकिन ये आम आवाम के खरीदो फरोख्त से नहीं हो रहा, ये हुकूमतों की और स्टेट बैंक्स की खरीदो फरोख्त से हो रहा है। जी, चाइना और अमेरिका इसमें बड़े अहम रोल प्ले करें। एक चीज़ और बताएं, बड़ा हम अपने वालिदैन से सुनते हैं 3,000 कीमत हुआ करती थी फी तोला, 1,600 रुपये, मैं इससे भी पीछे जाए तो और कम। और आज हम देखते हैं कि वो गोल्ड जिसके पास है उसकी कीमत लाखों में है। तो उस वक्त तो अफोर्डेबल था, लेकिन अब ये अफोर्डेबल नहीं रहा। ये क्या फैक्टर है? अगर उस ज़माने में चले 1,000 रुपये भी बहुत बड़ी रकम समझी जाती, लेकिन फिर भी लोग अफोर्ड करके अपने मिडिल क्लास की भी बात करें वो सोना बना लेते थे शादियों पर। लेकिन ये एक टाइम ऐसा है कि अब लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फैक्टर क्या है? देखिए, वो चूँकि उस वक्त इम्पोर्ट होता था, आलमी मंडी में उसकी कीमत कम थी। जैसा कि अभी साइम बता रहे थे कि अगर 1 साल में दुगना हो गया तो आप उसको 20-25 साल पीछे ले जाएं, 30 साल पीछे ले जाएं, तो जाहिर है कि आलमी मंडी में उसकी कीमत कम थी, रुपए की कुव्वत ख़रीद जो है वो ज़्यादा थी। और यही वजह है कि जब 4,500 रुपये तोला सोना था तो उस वक्त आपका जो डॉलर था वो भी 40 रुपये का था।
तो जाहिर है कि आलमी मंडी में कीमत का कम होना और आपकी रुपए की क़ुव्वत ख़रीद का ज़्यादा होना वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। अब आलमी मंडी में भी कीमत ज़्यादा होगी और रुपए की कीमत जो है उसमें भी कमी आ गई। अगर यही कुछ 8-5 साल पहले होता तो जाहिर है अगर रुपया हमारा 100 रुपये का डॉलर था तो आपको आज वाला सोना जो है ये कम से कम 2 गुना सस्ता लग रहा होता। लेकिन अब हो गया तो उसी वजह से सोने की कीमत भी उतनी महंगी होती चली जा रही। अच्छा आबिद साहब, लास्टली एक बात बताइएगा कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो प्राइसेस हैं ये आम आवाम के कंट्रोल में नहीं है, इसका तयन और इसका जो भी इसके जो इंक्रीज़ होता है, बूम आता है, करेक्शन होती है, रिसेशन होती है, ये आम आदमी कंट्रोल नहीं कर रहा, ये हुकूमती सतह पर कंट्रोल हो रहा है, ये कंट्रीज़ की तय करती हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। ये बताइएगा कि इस सोना जिस सोने की हम बात कर रहे हैं क्या ये सिर्फ रिज़र्व के तौर पर इस्तेमाल होता है या फिर इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होता है? इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल रेयर मेटल के तौर पे है लेकिन बहुत थोड़ा है। असल तो ये रिजर्व्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। अगर किसी भी मुल्क को अपने लोकल करेंसी जो है वो प्रिंट करना हो तो उसके पास 2 ऑप्शन हैं उसके बदले में, या तो उसके पास रिजर्व्स में उतने US डॉलर्स हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, या उसके पास वो सोना हो। वगरना तो पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल हम कहें कि जी अच्छा हम नोट प्रिंट करते चले जाएंगे और उससे जो है वो अपनी सारी ज़रूरियात पूरी कर लेंगे, लेकिन वो नोट प्रिंट करने के लिए स्टेट बैंक्स को डिक्लेयर करना होते हैं अपने रिजर्व्स, और वो जो रिजर्व्स जो है या तो वो आपकी रिजर्व करेंसी है जो कि या आपके पास जो है वो गोल्ड है, और यही 2 रिजर्व्स हैं जो कि स्टेट बैंक को इस काबिल बनाते हैं या किसी भी मुल्क के सेंट्रल बैंक को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी सेंट्रल करेंसी जो है वो प्रिंट कर सके। तो एक तो इसका ये यूज़ है। दूसरे यूजेज ऑफ कोर्स के इन्वेस्टर्स के और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए हैं। तो ये मैक्रो लेवल पे इसका इस्तेमाल होता है, ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं होता। थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद सलारी साहब, बहुत सारे सवाल थे जिनके आपने हमें जवाब दिए, और ना सिर्फ सोना बल्कि सिल्वर के बार्स भी मैं देख रही हूँ आजकल काफी ज्यादा लोग खरीद रहे हैं। लास्ट टाइम यू परचेज सोना कितने का आपने खरीदा होगा? मैं ये टेलीविजन पे आपको बैठ के सारी चीजें I remember the last time I went to सोना मार्केट was 35K पर तोला। 35,000 यस, 2017-18 की 19 की बात है। उसके बाद तो फिर जिंदगी में कुछ सोना देने वाला रहा है। ये कौन सा टाइम था? मैं जरा इसको कैलकुलेट करती हूँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इन्वेस्टमेंट करें लेकिन इस चीज़ें सब यहीं रह जानी है, इस बात का भी ख्याल रखें। वेलकम बैक जनाब, और यहाँ पर आपके साथ एक अपडेट शेयर कर देते हैं। पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन में हथियार डालने वाले खारजी का तहलका खेज एतराफ़ी बयान सामने आ गया है। गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द अब्दुल समद ने फितना खवारिज के बारे में होशरुबा इंकशाफात किए। खारजी ने बताया 4 साल अफगानिस्तान में क्लाशनकोफ चलाने की ट्रेनिंग हासिल की। जंगोटी खरसैन आया जहां हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के कमांडर असद से मुलाकात हुई, उसके ग्रुप में शामिल हुआ। रंगोटी की मीनार वाली मस्जिद में असद मुल्ला आईडीज, माइंस और ड्रोन बम बनवाता था। फितनाल खवारिज के दहशतगर्द कुरान की बेहुरमती, बच्चों से ज्यादती और मसाजिद की तौहीन करते हैं। मुझे ये काफिरों से भी बदतर लगे। मैंने 5 साल तालिबान के साथ और सिर्फ 5 दिन फौज के साथ गुजारे, मगर गवाही देता हूँ फौज दुरुस्त और तालिबान गलत हैं। फौज का रवैया देखा तो हकीकत ये सामने आई, तालिबान मुनाफिक हैं। मेरा अवाम को पैगाम है, अपने बच्चों को इन लोगों से दूर रखें और फौज के साथ ताउन करें। इस्लाम के नाम पर फसाद फैलाने वाले खवारिज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ चुका है। افغانستان ته هلته مې څلور کلامې تیر کړلو، د کلاشینکوف ټریننګ مې وکړلو. هغه نه بعد چې راغلم منځرخیلې ته د ګلبهادر کمانډر او صادق په نامه باندې نامېدو. هغه نه بس چې راغلم زنګوټي خرسینې ته هلته اسد و د دې ګلبهادر کمانډر دی. هغه سره مې شامل شوم. هغه مې چې حالات وکتل او د یادې جوړولې مونږ په ترجمهونه کې اسد مولا د دې زنګوټي ستر جماعتي مینارې په دغه وو ایاډي جوړولې او مینونه او د ډرون بمونه د جوړولو دوی ورته ور سره ساتل او د قران له خزینه کولو او جماعتونو کې وډی دانې ژغولې او ما چې کوم کارونه دي د ولیدل هغه د کافر نه هم بدتر وي. دوران کې چې کله دا کار کولو دوی ورته ورسره د قران له خزینه ساتلو. په دې دوران کې زموږ لو نه تر شو فوج راغی کله خالی کړلو. په دې دوران کې فوج رامخ چې چپې وهله بس درنه وتښتېدلو او زه ورته پاتې شوم. د زنګوټي جماعتونه د ټول د مرکزونه
वो देखिए में दिन अकबर वाला जमात शो पदेश के वो मुबारिज लस कसानो वरसरा मिर्जा खान जमात शो पाके मंसूर वो यक्सरा लस कसानो वो कोई दी लदुत खिली जमात शो पाके खबशियो और यक्सरा लस कसानो पे अस्तरजुमा की मिनारी वाला जमात अस्तरजुमा अखके असद मनाओ यक्सरा पिंजलस कसानो उदा सच्ची दे टूल जमातों जो टूल मरकजों दे मसूल तमा इंतकाल अब तालिबान की शहीदी वो पिंजवर जमे द पौश शरीफ ما چې کوم رايو کتله ډېر توی چې دا منافق ته ود بلد او دا ټول کارونه په دې کې خپل وي دا کارونه ټول په دې کې خپل وي ما عوامو ورونو ته دا پیغام دی چې خپل بچي د دین راونی سي और देखो तो ये होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं और देखते हैं इसकी मज़ीद क्या सूरत हाल आगे बनती है। एक ख़बर कराची से हम शामिल कर रहे हैं, बड़ी कहते हैं ना डिस्टर्बिंग है, बड़ा अफसोसनाक ये तमाम तर पहलू है। ऐसे वाक़यात मुल्क भर में हो रहे हैं, लेकिन जो ये वाक़या है सालों से हो रहा था और अब जाके ये मुलजिम पकड़ा गया है। कराची कयूमाबाद से कम उम्र बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम पुलिस ने पकड़ा है और मुलजिम के खिलाफ डिफेंस थाने में 3 मुकदमात अभी दर्ज किए। नाम इसका शब्बीर अहमद है और ये छोटी बच्चियों को टारगेट करता था। इसके मोबाइल फ़ोन और USB से 100 से भी ज़्यादा अंदाज़ा लगाएं कि वीडियो बरामद हुई हैं और पुलिस ये बता रही है कि मुलजिम इलाके में शरबत फरोख्त करता था और 10 से 12 बरस की बच्चियों को निशाना। अच्छा, वो हुआ क्या कि ये शरबत फरोश्ता इलाके के अंदर बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाता था। एक बच्ची घर से USB लेके आई, मतलब उस घर से जब वो निकली तो हाथ में उसके USB लग गई। उसने जाके करीबी जो मोबाइल फ़ोन शॉप थी वहाँ पे USB दी। जब उस मोबाइल फ़ोन शॉप के मालिक ने वो USB कंप्यूटर में लगाई, देखा तो 100 से ज़ायद वीडियोस थी छोटी मासूम बच्चियों के साथ। मतलब नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। नज़ीर, आप बताइएगा ये क्या मामला था, किस तरह धरा गया इसको और अब क्या कार्रवाई हो रही है इसके खिलाफ? देखिए साइम, ये सफाकियत, हैवानियत, दरिंदगी और एक ऐसा अफसोसनाक ये वाक़या जिस पर जितनी मजम्मत की जाए कम है। डिफेंस पुलिस के हाथों ये जो सफक मुलजिम शब्बीर गिरफ्तार हुआ है, इसके मोबाइल फ़ोन और USB से सैकड़ों वीडियोस बरामद हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ तो सिर्फ ये पता चला था कि 100 से ज़्यादा है, लेकिन अब हमें पता चला है कि ये बहुत बड़ी तादाद है इन वीडियोज़ की। और एक और इंकशाफ ये भी हुआ है कि 70 के करीब बच्चियाँ अब तक जो है उसमें आइडेंटिफाई हुई हैं, जो अलग अलग बच्चियाँ हैं, यानी कि 70 ये बच्चियों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर चुका है। ये पहले परचून की दुकान थी इसकी, उसके बाद इसने शरबत का ठेला लगाया था। ये पैसों की लालच देकर या किसी तरीके से भी वरगला कर वो बच्चियां जी इसकी दुकान पर चीज़ लेने आती थी या शरबत लेने के लिए आती थी तो उनके साथ ज्यादती करता था। और कितने अरसे से मुझे बताइएगा, और किसी इतनी बच्चियां इफेक्ट हुई हैं, किसी ने कोई कंप्लेन कराई, कोई इस हवाले से रिकॉर्ड है पुलिस का, इसका क्या अपना बैकग्राउंड है, ये ज़रा बताएं। देखें, अभी मुख्तलिफ ज़ावियों से इस पर तहकीकात की जा रही है। कई सालों से ये घनौना अमल ये दोहरा रहा था, क्योंकि पहले इसकी परचूनी दुकान थी, बाद में इसने शरबत का ठेला लगाया। एक इस ज़ाविये पर भी काम किया जा रहा है कि ये वीडियोस बनाकर कहीं डार्क वेब पर तो फ़रोख्त नहीं करता था। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात जारी है। 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक मुकदमात दर्ज करवाएं। 70 बच्चियां ऐसी हैं जिनका अब तक पता चल सका है और उन 70 की मल्टीपल वीडियोज़ हैं। एक बच्ची की एक वीडियो नहीं है, अलग अलग वक्तों की वीडियोज़ हैं। तो पुलिस की जानिब से ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस इसके अंदर सबसे पहले क्राइम सीन उन्होंने विजिट किया है, इसका कमरा वगैरह देखा है जहाँ लेके जाता था। इसके अलावा वो ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अमल अकेला करता था, इसके साथ कोई और मौजूद था, ये वीडियोस क्यों बनाता था, इन वीडियोस का क्या इस्तेमाल करता था। वो बच्ची अगर इसके घर से वो USB लेकर दुकानदार के पास ना जाती तो शायद आज तक ये पता ही नहीं चलता। चंद साल कबल इसी तरह का एक वाक़या इब्राहिम हैदरी की हदूद में पेश आया था, जहाँ एक बूढ़ा शख्स था, वो भी इसी तरह मासूम बच्चियों का इस्तेमाल करता था। तो इस तरह के केसेस के लिए जो कानून साजी है उसके अंदर जिस तरीके की बात बताइएगा, 10 चीज़ें चाहिए होती हैं। आप भी क्राइम बीट कवर करते हैं, आप ज़रा एक बात मुझे समझाने की कोशिश करें कि ये एक मामूली शरबत फरोश जो कि इस तरह की बच्चियों के साथ बरहना वीडियोस बनाता था, उसके बाद फिर इसको कंप्यूटर भी यूज़ करना आता था, ये अपने फ़ोन से वो वीडियोस कंप्यूटर में मुंतकिल करता था, फिर कंप्यूटर से USB में सेव करता था। ये कैसी ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग किसने दी इसको, ये किसने सिखाया इसको ये सब कुछ? ये इतना मुश्किल काम है नहीं और इसको सीखने के लिए ना इतना ज़्यादा वक्त
लगता है, लेकिन इसके ऊपर जो तहकीकात पुलिस और इन्वेस्टिगेशन दोनों से शुरू कर दी गई है। SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ भी इस पर तहकीकात कर रहे हैं और जो ऑपरेशन पुलिस है वो भी कर रही है। डिफेंस थाने में इस वक्त ये मुलजिम है जिससे मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। इसके डिजिटल एविडेंस भी चेक किए जा रहे हैं। ये भी देखे जा रहे हैं कि जो ये एक USB बच्ची लेकर गई थी उसके अलावा और कितनी USBs या कितने एविडेंस है, कोई लैपटॉप है या नहीं है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ वो किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इसको उसी वक्त सज़ा दिलवा सकेगी जिस तरह 3 मुकदमा दर्ज हुए हैं। बाकी वालिदैन भी सामने आए, क्योंकि पुलिस का कहना है जो वीडियोस में बच्चियां नज़र आ रही हैं उनको इलाके के कुछ लोगों को दिखाकर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो इसी इलाके से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि ज़्यादातर घरेलू मुलाजमाओं की बेटियां या गरीब घराने की ये बच्चियां हैं जिनके साथ इसने ये अमल किया, ताकि इसको ये भी खतरा ना हो कि कोई इसके खिलाफ इस तरह जा सके। लेकिन अब ये फंस चुके हैं। सख्त सजा मिलनी चाहिए इस कभी फेल की, और ये इतने अरसे से ये कर रहा था। आई विश आई होप के बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इसके इन बच्चियों के पेरेंट्स जो हैं वो सामने आए। बहुत शुक्रिया, हालांकि बड़ा मुश्किल काम है। नज़ीर आपका बहुत खुदा ना अपने बच्चों पर नजर रखें। ये देखिए हाथ जुड़े हैं इस तरह छोटी छोटी बच्चियां या बच्चे उनके ऊपर नजर रखें, उन्हें इस तरह बाहर नहीं जाने दें, अपनी सुपरविजन में रखें या फिर उनको बैठ के सिखाएं, समझाएं कि किसी की बातों में आपने नहीं आना है, वरना फिर आप देखें किस तरह के दरिंदे इस वक्त और इस तरह के दरिंदे खुलेआम हमारे माशरे में घूम रहे हैं। अब बच्चियों को ना भेजें घर से बाहर सब्जियां खरीदने, फल खरीदने, अब शरबत फिरोश के पास। प्लीज़ आप लोगों के सामने हाथ जुड़े हैं, बच्चियों को महफूज रखें, ना जाने दें घर से बाहर। उम्र होती है 10 से 12 साल की, आप अंदाज़ा लगाएं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। खिराज तहसीन भी पेश करेंगे इस डेवलपमेंट को, क्योंकि पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब होता क्या है कि इंटरनेट की एक जो डीपेस्ट सतह होती है उसको कहते हैं डार्क वेब। अच्छा, उसके ऊपर भी काफ़ी लेयर्स होती हैं, और फिर देन एक लेयर वो आती है कि जो एप्स हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, लेकिन हमें लग रही होती हाँ उनके कुछ फीचर्स हैं जिन तक हमारी रसाई नहीं है। वहाँ पर क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं है। जनाब मैं टिकटॉक लाइव की बात करूँ, जो तूफानी बदतमीजी टिकटॉक लाइव पर बरपा हुआ होता है, जो बेहूदगी टिकटॉक लाइव पर पाकिस्तान में हो रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में टिकटॉकर्स की आ गई अब शामत, और गैर इखलाकी वीडियोस अब अपलोड नहीं होंगी। टिकटॉक लाइव बैन कर दिया गया है। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि टिकटॉक लाइव में पाकिस्तान में कैसी बेहूदगी हो। और मैं साइम से ब्रेक में यही पूछ रही थी कि भाई टिकटॉक लाइव ऐसी अलग सी चीज़ क्या है, तो वो मुझे बता रहे थे कि जी हमारे मुल्क में लाइव जो है वो बैन है, टिकटॉक लाइव नहीं होता है, लेकिन जिन कंट्रीज़ में है तो लोग VPN से अकाउंट बना के और इस तरीके से अकाउंट बना के फिर वहाँ पर जो बेहूदगी चल रही है उस बेहूदगी से पैसे बना रहे हैं। अब उसका बेहूदगी का मकसद क्या होता है? वहाँ पर चलते हैं लाइव मैचेस, उन मैचेस के अंदर जो जीत जाता है वो जीत जाता है, जो हार जाता है उसको पनिशमेंट मिलती है। जिसको पनिशमेंट मिलती है वो ऐसी पनिशमेंट्स होती हैं, ऐसी बेहुदा, ऐसी गलीज़ पनिशमेंट्स होती हैं, और उसमें ख़वातीन भी मुलव्वस होती हैं और मर्द हजरात भी मुलव्वस होते हैं। और उस पनिशमेंट के ऊपर फिर आपको मिलते हैं गिफ्ट्स। किसी को डायमंड मिल रहा है, किसी को टाइगर मिल रहा है, पता नहीं लाइन मिल रहा है, एग्जैक्टली। और वो फिर आप कन्वर्ट करवाते हैं, और फिर हर ऐप जो अपना कमीशन रखता है, टिकटॉक अपना कमीशन रखता है, एक्सचेंज वाला ऐप अपना कमीशन रखता है, और फिर आपको आपके पैसे मिल जाते हैं। सोचें ये ऐप्स को किस तरीके से फंसा रही हैं, लालच दे रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं कि आप कैसे पैसा बना सकते हैं, लेकिन उसमें अखलाकियात का मेयार कहाँ पर जाकर गिर रहा है, आपके गुनाहों में कितना इजाफा हो रहा है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। अब अवामी शिकायत पर पुलिस ने पेशावर, मर्दान और स्वाबी समेत दीगर अजला में एक्शन शुरू किया है, और पेशावर पुलिस ने क्रैकडाउन से पहले ऐसे अकाउंट्स की निशानदही और मॉनिटरिंग की, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा मुहिम का आगाज़ किया, और अब तक 5 से ज़ायद मशहूर टिकटॉकर के खिलाफ ये मुकदमा भी दर्ज हुआ है। भाई ऐसे ऐसे केसेस टिकटॉक लाइव में आए हैं। कोई लड़का है वो पिछले 5 साल से शेव करा के खातून बना हुआ है, कोई खातून है, तो मैं तो खैर खवातीन मैं उस टाइप पर जाना भी नहीं चाह रहा। असले की नुमाइश भी हो रही है, असले की भाई बेबाक असले की नुमाइश होती है। मैं कहता हूँ पूरा पूरा बर्स्ट मारते हैं आके लाइव के ऊपर। ये गैर कानूनी काम भी हो रहे हैं टिकटॉक लाइव के ऊपर। और आप ये बात समझने की कोशिश करें कि हमारी इक़दार कहाँ पर जा रही हैं, हमारे वैल्यूज़ कहाँ पर जा रहे हैं। घर घर में हर बंदे के फ़ोन में ईजिली एक्सेसिबल होता जा रहा है।
बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा कदम है कि टिकटॉक लाइव को बैन किया गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और ये जितने इस तरह के लोग मुलविस थे ये गलत कामों के अंदर, गैर कानूनी कामों के अंदर, इनके गिर्द गहरा तंग करना चाहिए। और डोंट गेट इम्प्रेस्ड आप इन लोगों से जो आपको इस तरीके के आके बताते हैं कि जी हम तो रातों रात ऐसे अमीर हो गए, पैसे बना लिए। उनके अकाउंट्स देख के, उनके सोशल मीडिया एक्टिविटी देखकर आप उससे इम्प्रेस ना हो। देयर इज़ नो इजी मनी। आप जिस तरीके से ये पैसा कमा रहे हैं उसके पीछे क्या कुछ हो रहा है, और डार्क वेब इज़ एक अनदर वर्ल्ड है जिसके आप ज़ाहिर बेशतर आप अक्सर और बेशतर वाक़यात सुनते रहते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर क्राइम्स हो रहा है, और जिस लेवल के क्राइम हो रहा है वो सबके सामने। ओवर द नाइट कोई अमीर नहीं होता, एक प्रोसेस है, एक मेहनत है, थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं। अगर आपको ये लगता है कि कोई आप किसी से इंप्रेस हो रहे हैं क्योंकि वो असलहे की नुमाइश कर रहा है, मैं आपको एक बात बड़े क्लियरली बता दूं, लाहौर में सीसीटी इतनी एक्टिव है, वैसे पंजाब की अगर हम बात करें भरपूर तरीके से क्रैकडाउन हो रहा है। असलहे की नुमाइश पे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, बदमाशी के ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो डाला कल्चर लाहौर में चलता था, पंजाब में चलता था, बहुत सवेर किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है, और उसी के पेश नज़र हम देख रहे हैं केपी के अंदर भी बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि टिकटॉक लाइव को बैन किया गया, और तमाम तर वो मर्द और ख़वातीन जो कि बेहुदा हरकतें करते थे टिकटॉक लाइव पे बैठ के। अच्छा मज़े की बात यह है कि आप कह रहे हैं कि हम तो क्यों नहीं पहुँचती थी। भाई जिस टाइम आप मैं सो रहे होते हैं उस टाइम तो टिकटॉक लाइव चल रहा होता है, रात 12-1 बजे तो टिकटॉक लाइव के सेशन स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर जहां पर इनके गिफ्टर्स बैठे हैं उनकी टाइमिंग के हिसाब से अपना शेड्यूल मैच करना है। अच्छा, इन्होंने पाकिस्तान की सिम से अकाउंट नहीं बनाए हुए, इन्होंने यूके और दीगर। अच्छा जी, इसी पे बात कर लेते हैं। एसएसपी ऑपरेशन मसूद अहमद हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच मसूद साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा इकदाम है इस तरह की जो घिनौनी चीज़ें हो रही हैं उन पर क्रैकडाउन करना। ये बताइएगा ये शिकायत किस तरह की आई, उस पर ये एक्शन हुआ, कैसे आपने सारी चीज़ों को मॉनिटर किया? जी बिल्कुल, आईजी साहब और हमारे सीसीपीओ साहब की डायरेक्शंस थी कि जो सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की जो अगर ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो इलीगल है उसके ख़िलाफ़ आप एक्शन लें। तो और फिर अवामी कुछ शिकायत और अवामी रद्द-ए-अमल के तौर पर हमें ये कहा गया कि यहाँ पर कुछ ख़वातीन फहाशी और उरियानी वाली वो वीडियोस अपलोड कर रही हैं। तो उस पर हमने जो है ना वो सारे टिकटॉक के अकाउंट्स चेक किए, और उस पर फिर हमने जिन जिन ख़वातीन और उन्होंने जो है ना वो इस तरह की फहाश और उरियानी वाली और नाजेबा हरकत वाली जो है ना वीडियोस अपलोड की हुई थी उनके ख़िलाफ़ हमने एक्शन लिया और उनके खिलाफ एफआईआर की। बेसिकली उनको सज़ा देना मकसूद नहीं है बेसिकली, बट एक्चुअली द थिंग इज़ कि उनका इस्लाह हो जाए, उनकी सज़ा ना हो, इस्लाह हो, कि वो माशरे में एक बाइज़्ज़त तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा मसूद साहब, ये बताएगा कि इन फ्यूचर इस तरह की फहाश हरकतों को कंट्रोल करने के लिए जो तूफ़ान बदतमीज़ी चलता है पूरी रात टिकटॉक लाइव के ऊपर, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या टेक्निकल इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हम सारे जो हमारे अकाउंट्स हैं, पेजेस हैं डिफरेंट जो यहाँ पर ख़वातीन या लोग चला रहे हैं उनकी हम डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, और हम ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को लिखेंगे कि इनको परमानेंटली इनको बैन किया जाए फर्स्ट। सेकेंडली जो इस तरह के एडमिन ग्रुप्स हैं या जो एडमिन है जो इस तरह के ग्रुप्स के होते हैं उनके खिलाफ हम लीगल कार्रवाई पीनल कोड के तहत करेंगे, तो उनको खिलाफ प्रॉपर एक्शन होगा। और थर्डली इसके साथ साथ हम जो पेशावर में ख़ासकर असला कल्चर वाले हैं उनके खिलाफ हमने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया, और उसमें भी हम तकरीबन 110 के लगभग हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं जो ये असला लेकर और लोगों को डराते थे और फिर ये फाश और उरियानी वाली। तो बेसिकली हम अपने एक मुआशरे की और सोसाइटी की और सूबे की एक अच्छी इक़दार को प्रमोट करेंगे, न कि हम ऐसे चाहेंगे कि यहाँ पर कोई गलत चीज़ें अपलोड हों और खौफ व हरास फैले और माशरे में जो है ना बेरारवी की तरफ जाए। चाहिए मसूद साहब, थैंक यू सो मच। ज़ाहिर है जिस तरीके जो है उसकी डीलिंग हो रही है, असलहे की डीलिंग हो रही है, और फिर जिस तरह का मवाद फैलाया जा रहा है किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो आप लोग भी बी माइंडफुल व्हाट यू वॉच एंड व्हाट यू सी, अपने एल्गोरिथम का भी ख्याल आप लोगों ने रखा। चलें जी, अपना वीकेंड अब आप सेफली गुजारिएगा। मुलाकात होगी अब आपसे पीर को 9:03 पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।